चलो सर, सबको ही आ जाओ। साउंड ठीक है ना? ठीक है। अच्छा देखो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का इंट्रोडक्टरी काफ़ी सारा बेसिक्स पॉइंट कवर कर चुके हैं हम लोग। अ, उसके बाद अभी कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा डीप डाइव भी करना है, कुछ स्पेशल स्पेशल पॉइंट्स को लेके डिस्कस करना है, मतलब जो बिजनेस लॉ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। एंड कॉन्ट्रैक्ट का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कुछ पार्ट को लेके डील करता है। इसमें आज डिस्कस करेंगे कंसिडरेशन का। सर, किस चीज़ का डील करेंगे? कंसिडरेशन का। आप लोगों ने ये वर्ड, जब मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में कंसिडरेशन के बारे में, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में इंट्रो दिया था, बेसिक पूरा बात डिस्कस किया था, उसमें आप लोगों ने कंसिडरेशन के बारे में सुना था ना सर? समथिंग इन रिटर्न, याद है ये वर्ड? समथिंग इन हाँ रिटर्न, सर। है ना? यस सर। यस सर। मतलब दुनिया में कुछ भी कर लो यार, समथिंग इन रिटर्न तो होना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये कुछ इंसान का आजकल एक आदत सा पड़ गया है कि सिर्फ मतलब कुछ इंसान का नहीं बोलूँगा सर, मैक्सिमम का ऐसा हो गया है कि दुनिया का हर चीज़ फ्री में मिल जाए। जैसे फ्री में खाना मिल जाए, फ्री में सब कुछ फ्री में मिल जाए। मतलब जो पब्लिक है वो भी एक्सपेक्ट करता है कि गवर्नमेंट उनको फ्री में सब कुछ दे दे, वो बदले में कुछ ना करे। इवन ना फॉर दी फैमिलीज के लिए और ना ही अपने लिए चल रहा है सर, फ्री में चावल बांटा जा रहा है, एक्सेप्ट कोविड सिचुएशंस। हाँ, एक्सेप्ट कोविड सिचुएशंस। बिना कोविड सिचुएशंस का भी बात कर रहा हूँ मैं, कोविड का बात नहीं कर रहा हूँ। कोविड एक डिफरेंट एरिया है। चलो मैं एक पॉइंट आपके साथ शेयर करता हूँ और फिर कंसिडरेशंस एक इतना वाइटल है, कुछ केस भी होगा, लीगल रीजनिंग के साथ होगा। रीजनिंग मतलब सर उसका केस स्टडीज बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, रियल केस को भी डील करूंगा और जो भी मैटर है उस पर आगे चर्चा होगा कंसिडरेशंस पे। तो चलो मज़ा आएगा सर, मज़ा आएगा। अच्छा, आप लोग सुभाष चंद्र बोस का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ये वर्ड तो सुने होंगे सर? हेलो? यस सर। हाँ, सबको पता है? गिव मी ए ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम, है ना? फ्रीडम। फ्रीडम। है ना? तो इट्स अ फेमस वर्ड सर, मतलब फेमस सेंटेंस, और बहुत जोशीला एक वर्ड है कि गिव मी ब्लड आई शैल गिव यू फ्रीडम। तो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस पब्लिक को एक्चुअली कंसिडरेशन में क्या मांग रहे हैं? कंसिडरेशन में पब्लिक को मांग रहा है कि भाई हमें खून दो, मतलब आज़ादी के लिए लड़ो, और मैं आपको बिना समझौता का आज़ादी दूंगा। बिना समझौता का आज़ादी समझते हो? मतलब आजकल ये 47 के बाद का जो इंडिया बना है वो समझौता समझौता में बना इंडिया है। वो ब्रिटिश को हम लोग इजीली जाने दिया, इतना दिन लूटा मारा पीटा हम लोगों को, और हम लोग ऐसे ही जाने दे दिया सर। हाँ, कितना सारा इंडियंस को मार मार के, ऊपर से इंडिया को टुकड़ा कर दिया। एक तरफ बांग्लादेश के नाम पे, दूसरा तरफ पाकिस्तान के नाम पे, 3 टुकड़ों में इंडिया को बांट दिया। उससे पहले 200 3 250 साल इंडिया में राज किया और फिर चला गया, और हम लोग अंडरस्टैंडिंग कर लिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारा जो सिपाही है वो ब्रिटिश के लिए लड़ने चल गया। सुभाष बोस यही बात पे आपत्ति बोला था, किसको? महात्मा गांधी को। बोला था कि भाई हमारा सिपाही हमारे लिए लड़े, इंडिया की आज़ादी के लिए लड़े, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश का चमचागिरी क्यों करेगा? महात्मा गांधी का मानना था नहीं, अगर इंडियन में जो भी फौजी है वो अगर ब्रिटिश के लिए लड़ेगा तो बदले में ब्रिटिश इंडिया छोड़ के चला जाएगा। दिमाग खराब हो गया सबका। अब पता नहीं, देखो तो बेसिकली सुभाष बोस पूरा वर्ल्ड बेसिस में जहाँ पर भी इंडियंस थे, जहाँ पर भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अलग अलग कंट्रीज में ब्रिटिश के लिए इंडियन फौजी अलग जगह में प्रिजनर ऑफ वॉर थे, वहाँ पर जाके जर्मनी में गया, रशिया में गया, हर जगह में जाके बात किया, उन वॉर प्रिजनर्स को वहाँ से उठाया और आज़ाद हिंद फौज मतलब फौज में शामिल किया। ऐसे आज़ाद हिंद फौज तो बनाया था रासबिहारी बोस ने, बट उसको लीड किया, कैप्टन बना, नेतृत्व किया, और उसी टाइम पे ये नारा भी उन्होंने लगाया था कि गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम। तो समथिंग इन रिटर्न एंड कंसिडरेशन का जो कॉन्सेप्ट है, ये तो देश को बनाने के लिए भी ज़रूरत है, तो फिर बिजनेस पे क्यों नहीं होगा? तो ये जो बिजनेस लॉ है, आई थिंक आप लोगों को बड़ा समझ आ जाएगा सर। ये इसलिए मैंने आज सोचा कि सर कंसिडरेशंस का बेस्ट लाइन है, आई थिंक। क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर? कंसिडरेशन का बेस्ट लाइन नहीं है ये? हेलो? यस सर। है ना? तो मुझे तो लगता है सर कंसिडरेशन समझने का, ऐसे कंसिडरेशंस में काफ़ी लीगल मैटर है जो भी डिस्कस तो होगा, लीगल मैटर छोड़ के लॉ कहाँ से होगा सर? लेकिन कंसिडरेशंस में ये बेस्ट लाइन है मुझे लगता है कि गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम। दैट मीन्स कंसिडरेशंस में
हम लोगों को क्या मिलेगा? आज़ादी। और सुभाष बोस बदले में क्या मांग रहा है? बदले में मतलब समथिंग इन रिटर्न, खून मांग रहा है। ठीक है, अब वही चीज़ कंसिडरेशंस पे हम लोग लॉ में सीखेंगे। ठीक है, तो ये बिजनेस लॉ है, एंड इस बिजनेस लॉ में हम लोगों को बात क्या करना है सर, कि भाई बिजनेस लॉ में कंसिडरेशंस कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रखता है। क्या दुनिया में फ्री में कुछ मिलना चाहिए? कभी नहीं सर, फ्री में कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं फ्री में होना चाहिए। नहीं सर। और वही चीज़ आज सर, आप, हाँ बोलो सर बोलो। सर अभी मोदी जी गए। अभी मोदी जी, अभी मोदी जी गए हेलीकॉप्टर से। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया है। तुम्हारे सर के ऊपर से क्या, हाँ मतलब? सर। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया है। हाँ, आज तो मोदी जी आसाम एंड बंगाल में मीटिंग करने के लिए आए हैं, आई नो। ठीक है, उनको अपना काम करने दो, वो देश सेवा में लगे हैं, तुम भी देश सेवा में लग जाओ अपने अपने काम पे। सबका अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर देश को बनाने में। ठीक है, आप अगर अच्छे पढ़े लिख के चार्टर्ड बनोगे, सीएमए बनोगे, सीएस बनोगे, देश के बिजनेस के डेवलपमेंट में काम करोगे, तो वो भी कुछ कम नहीं है। ओके, तो कंसिडरेशंस का अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको मीनिंग एंड डेफिनेशंस क्या है इसका समझना बहुत ज़रूरी है। लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड कंसिडरेशंस, दिस इज अनदर एरिया। रूल ऑफ नो कंसिडरेशंस, रूल ऑफ नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अगर कंसिडरेशन नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं, अगर कंसिडरेशन नहीं बिजनेस पे तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं, बिना कंसिडरेशंस का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, एंड दैट इज द रीजन नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। इतना बड़ा बात है सर, कंसिडरेशन इज मतलब इट्स अ बिग थिंग, कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का नारा भी लगाया जा रहा है। ये नारा जैसा है ना सर, नारा समझते हो ना, वो जैसे बोलते हैं ना, वो आज़ादी जैसा। ठीक है, तो सर नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद एक्सेप्शंस। तो चलो मैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो फटाफट एक एक करके देख लेते हैं। फटाफट तो देखेंगे बट समझते हुए चलेंगे, हड़बड़ी तो नहीं करना है सर, हड़बड़ी करके कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा और हवा में घूम जाएंगे। ठीक है, तो कंसिडरेशंस क्या है सर? कंसिडरेशन इज एन एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि एसेंशियल ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का जब भी पॉइंट हम लोग पढ़े थे उसमें हम लोगों ने पहले ही देख लिया था कि कंसिडरेशन एक एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, विदाउट विच नो सिंगल प्रॉमिस विल बी एनफोर्सेबल। जिसके बिना एक सिंगल प्रॉमिस एनफोर्स नहीं हो सकता, जिसके बिना एक सिंगल प्रॉमिस एनफोर्स नहीं हो सकता। इट इज़ अ टर्म यूज्ड इन दी सेंस ऑफ क्वाइट क्विट प्रोक्वो। ओके, आप क्विट प्रोक्वो मतलब ये एक लातिन नेम है सर, लातिन वर्ड है, रोमन है। क्विट प्रोक्वो दैट इज समथिंग इन रिटर्न। ओके, ये यूज़ किया जाता है लॉ में, इट्स वेरी फ्रिक्वेंट, ब्रिटिश लोग यूज़ करता था, हम लोग भी यूज़ करते हैं, बिकॉज ये जो भी लॉ बाद में हम लोगों ने बनाया ब्रिटिश का ही कुछ लेके रखे हैं हम लोग अभी भी, 47 के बाद से। हाँ, कुछ चीज़ें काफ़ी चेंजेस भी किए, बट कुछ चीज़ें उनका बिजनेस का, हाँ ये भी अच्छा है कि मॉडर्न डे पे कुछ चीज़ें उन लोग का अच्छा था, या फिर अच्छा बुरा का बात नहीं है, हमें और कुछ नया बनाना नहीं भी आता था सर। हम लोग 200-250 साल का प्रैक्टिस इतना इजीली थोड़ी ना भूल जाएंगे, तो वो आदत सा पड़ गया है। तो जो भी हो, तो क्विड प्रो क्वो दैट इज समथिंग इन रिटर्न हैविंग ए डबल एस्पेक्ट्स ऑफ ए बेनिफिट टू द प्रोमिसर एंड द डिट्रीमेंट टू द प्रोमिसी। आई विल डिस्कस दिस थिंग्स कि ये प्रोमिसर का बेनिफिट, डिट्रीमेंट टू द प्रोमिसी, it has to be really understood in the sense of some detriment as the envisaged by the English law। इंग्लिश लॉ एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पर प्ले करेगा। इंग्लिश लॉ मतलब ब्रिटिश बिजनेस लॉ के बारे में बोल रहे हैं। इन दिस यूनिट वी शैल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंसिडरेशन एंड ऑल्सो द लीगल रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग कंसिडरेशन। ठीक है, कंसिडरेशन क्या है और उसका लीगल रिक्वायरमेंट क्या है। अब इसको समझते हुए कुछ केस भी डील करना है सर। अब केस क्या है, जैसे कि एक केस आज मैं डील करूंगा आप लोगों के साथ, मीसा वर्सेस क्यूरी, फेमस केस सर, लीगल रीजनिंग भी है, मीसा वर्सेस क्यूरी। अब ये मीसा वर्सेस क्यूरी क्या है, व्हाट इज दिस मीसा वर्सेस क्यूरी? इट्स अ फेमस केस, इसको दोनों नाम से जाना जाता है, मीसा वर्सेस क्यूरी और क्यूरी वर्सेस मीसा। आई विल डिस्कस, बट एक्चुअली ये केस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये केस इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये जो कंसिडरेशंस का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली तभी से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आया है इन इंग्लिश लॉ, एंड उसके बाद इंग्लिश लॉ से ही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंस्पायर्ड है। इवन ये 1872 का जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये ब्रिटिश लोगों ने ही बनाया था सर। उसके बाद ये हम लोगों को विरासत में मिला है, समझते हो ना, मतलब वो तो चले गए बट उनका आदत तो आज भी हम लोगों के अंदर रह गए। अब आदत तो जो भी है, अब देखो दुनिया का जो भी अच्छा है बुरा है,
लेकिन ब्रिटिश का कल्चर तो हम लोग के अंदर अभी भी रह गया है। अब चलो कोई बात नहीं, इंग्लिश लॉ का ये चीज़ हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, एंड ये अभी चल रहा है। एंड ओके सर, वेरी इंटरेस्टिंग। बिजनेस में वो लोग काफ़ी दिमाग वाले थे मॉडर्न डे में, इनमें कोई संकोच नहीं है। सीरियसली वो लोग बिजनेस करने ही तो आया था इंडिया में, और फिर रह गया सर, बैठ गया हमारे यहाँ पर चुपचाप, और फिर लूटना। Consideration is the price agreed to be paid by the promisee for the obligation of the promiser. What is consideration? Consideration is the price agreed to be paid. Price agreed to be paid by the promisee. मतलब promisee जो दाम देने के लिए रेडी है for the obligation of the promiser. मतलब promiser ने जो obligations लगाया है कि हमें इस चीज के बदले इतना दाम चाहिए। promiser ने बताया 500, promisee ने बोला एक ओके ठीक है, I will pay 500 rupees for this particular product or service. The word consideration was described in a very popular English case, Misa versus Curie. I will discuss. हाँ, ये मीसा वर्सेस क्यूरी में जो एक्चुअल पॉइंट निकल के आया था, वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट क्या है? ध्यान से सुनिए सर, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। ये मीसा वर्सेस क्यूरी वाला केस में कंसिडरेशंस के बारे में क्या निकल के आया था, क्या बात था मीसा वर्सेस क्यूरी में? बात कुछ ऐसा था, ए वैल्यूएबल कंसिडरेशन, valuable consideration in the sense of law, valuable consideration in the sense of law may consist either in some right, interest, profit or benefit accruing to one party, मतलब promiser। मतलब वैल्यूएबल कंसिडरेशन का मतलब क्या है लॉ के सेंस में? लॉ क्या सोचता है, लॉ का सेंस क्या है? वो बोल रहे हैं कि कंसिस्ट ऑफ सम राइट, मतलब बदले में कुछ अधिकार मिलेगा। राइट मतलब क्या? हक। ओके, आपको कुछ हक मिलेगा, किसी चीज का इंटरेस्ट मिलेगा, किसी चीज का प्रॉफिट मिलेगा, या फिर कुछ बेनिफिट मिलेगा। किसको? अरे सर, प्रॉमिसर को। प्रॉमिसर को मिलेगा, वन पार्टी, एक्रूइंग टू वन पार्टी, दैट इज प्रॉमिसर। अगर एक को कुछ मिलेगा तो दूसरे का कुछ जाएगा? हाँ सर, सुभाष चंद्र बोस अगर हमें आजादी देता तो बदले में हमारा क्या जा रहा था? खून। हेलो सर, बात कुछ समझ में आ रहा है? ये लाइन में आपको स्टार्टिंग में पढ़ा था, गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम। सुभाष बोस हमें आजादी देने के लिए हमसे खून मांग रहा था। तो इसमें अगर मैं सिंपल बिजनेस वाले बात करूं, डील अगर है तो लॉस किसका है? हमारा। खून तो जाएगा, जो लोग आजादी के लिए लड़ा उनका तो खून गया, और जो लोग नहीं लड़ा उनको क्या मिला? आजाद कंट्री मिला, उसमें उनको प्रॉफिट है, इंटरेस्ट है, बेनिफिट है, सब कुछ है ना? तो बेसिकली ये लाइन इसलिए मैंने स्टार्टिंग में सोचा कि क्या बेहतर लाइन में आप लोगों को कनेक्ट करा सकता हूँ, एंड ये एक्चुअली इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ऐसे अगर मैं आपको ऐसे ही छोड़ देता तो शायद आपको लगता क्या बता रहे हैं सर, समझ में नहीं आ रहा है। वैल्यूएबल कंसिडरेशन इन द सेंस ऑफ लॉ में कंसिस्ट आइदर इन सम राइट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और बेनिफिट accruing to one party, that is promisor, or forbearance, detriment, loss or responsibility given, suffered or undertaken by the other। मतलब किसी एक पार्टी का कुछ जाएगा, जो लोग लड़ रहा है उनका कुछ तो जाएगा। यहाँ पर बिजनेस केस में भी सेम टू सेम कॉन्सेप्ट यूज किया जा रहा है। किसी का फॉरवियरेंस होगा, किसी का डिट्रीमेंट होगा, किसी का लॉस होगा, किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन होगा, कोई सफर्ड और अंडरटेकन बाय द अदर होगा, दैट इज प्रोमिसी। मतलब एक का कुछ जाएगा, दूसरा का कुछ आएगा, एंड दैट इज द कॉन्सिडरेशन। बात कुछ समझ में आ रहा है सर? एक का कुछ आएगा, दूसरे का कुछ जाएगा। ये तो यही तो होता रहता है ना सर, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हम लोग तो ये चीज सुने हैं ना बचपन से, किचु पावर जोन्नो किचु हाराते हैं। सुने जी कि सुनी नहीं? मतलब ये चीज हम लोगों ने सुना कि नहीं सुना? हिंदी में भी और बंगाली में भी, दोनों चीज में मैंने बोला आपको। ठीक है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो व्हेन यू रिसीव समथिंग, ओके, दैट इज योर बेनिफिट, योर प्रॉफिट, एंड उसको पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ा ना, दैट इज खोना इन द सेंस डिटरमेंट, फॉरबियरेंस, लॉस, रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन, सफर्ड और अंडरटेकन, दैट इज द प्रोमिसी पार्ट। ओके, तो ये जो प्रोमिसर एंड प्रोमिसी का जो खेल चल रहा है, दैट इज द वैल्यूएबल कंसिडरेशन हियर। ठीक है, एक को कुछ मिलेगा, दूसरे का कुछ चला जाएगा। तो किसी को मिलता है, किसी का चला जाता है। ठीक है, कोई गवाता है। ठीक है, हम लोग मतलब प्रॉपर अगर बोले तो किसी को मिलेगा, कोई गवाएगा। अब ये मिलना गवाना, अब इसको ध्यान से देखना है। अब मैं आपको मीसा वर्सेस क्यूरी वाला केस में 2 मिनट लेके जाऊंगा। ठीक है, मीसा वर्सेस क्यूरी, जो लोग लॉ में, बिजनेस लॉ में अपने आप को मास्टर बनाना चाहते हो, अपने आप को, ऑब्वियसली मैं तो चाहूंगा कि आप सबको ही बिजनेस लॉ में अपने आप को बड़ा ही
मतलब एडुकेटेड बनाओ, बड़ा ही मतलब नॉलेजेबल बनाओ। तो उस केस में आप लोग ये सब केसेस पढ़ा करो। सर ये रियल केस है, ये विकिपीडिया का है सोर्स है, मैं वहीं से मुझे मिला है, तो मैं उसकी चीज़ आपको लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। क्यूरी वर्सेस मिसा 1875 का केस है सर, 1875 का केस है, ठीक है। 1875-76 में इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट लॉ केस विच इज एक्सचेकर चेंबर कंटेंस फेमस स्टेटमेंट। एक्सचेकर का मतलब होता है मतलब किसी चीज़ का जो पैसा का जो भंडारा भंडारा होता है ना, उसको बोलते हैं। जैसे बैंक हो सकता है, सरकार हो सकते हैं। एक्सचेकर चेंबर कंटेंस ए फेमस स्टेटमेंट बाय लश जे, ये कोर्ट का कोई लॉयर था, गिविंग द डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन इन इंग्लिश लॉ। लस जे यही एक्चुअली कंसिडरेशन का डेफिनेशन बताया था, जो कोर्ट का जज थे एक्चुअली इस पर्टिकुलर केस में। देखो जो डेफिनेशन हम लोगों ने अभी पढ़ा वही वाला डेफिनेशन यहाँ पर गिवन है, ध्यान से देखिएगा। वैल्यूएबल कंसिडरेशन इन द सेंस ऑफ लॉ may consist either in some right, interest, profit or benefit accruing to the one party or some forbearance, detriment, loss or responsibility given, suffered or undertaken by the other। क्या ऐसा सेम नहीं है जो मैट में दिख रहा है आप लोगों को और जो यहाँ पर दिख रहा है? हेलो सर, सेम है ना? यस सर। एग्जैक्टली सर, यहीं से तो लिया यस गया। सर। ये तो सोर्स है ना एक्चुअली, दीज आर दी सोर्स। मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड बोलो, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज बोलो, ये लोग जब भी लॉ को बिल्डअप करते हैं उनको तो कहीं सोर्स चाहिए ना, तो दीज आर दी एक्चुअली सोर्स। ओके, जिस केस के थ्रू से ही ये बना है, तो मैंने एक्चुअली आपको सोर्स में लेकर चला गया कि कहाँ से लॉ का किताब आप लोगों के लिए बनाया जाता है। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे चीज़ें हैं, लेकिन जितना ज़रूरी हो सकता है, जितना रिजनेबल हो सकता है, इंस्टीट्यूट आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, बाकी जितना आप अपने आप को बनाओगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्यूरी वर्सेस मिसा और मिसा वर्सेस क्यूरी। अब सर केस हुआ क्या था? ठीक है, चलो मैं एक बार आपको इस केस का थोड़ा सा आपको ज़रूर बताऊंगा, ध्यान से सुनना। हाँ, केस क्या हुआ था, कंसिडरेशंस का जन्म कहाँ से हुआ था आपको पता चल जाएगा। ये जो समथिंग इन रिटर्न वाला कॉन्सेप्ट लॉ में, इंग्लिश लॉ में कब आया था और उसके बाद इंडियन लॉ में कब आया, इसका आपको आइडिया मिल जाएगा। एक कंपनी था, उसका नाम था लीजर्ड एंड कंपनी। स्टोरी ध्यान से सुनना सर, लीगल रीजनिंग चल रहा है। एक कंपनी नेम्ड, सर रीजनिंग मतलब स्टोरी, ओके, किसी भी चीज़ को लॉजिकली सोचना, उसका कहानी को समझना। ओके, कंपनी नेम लीजर्ड एंड कंपनी। तो इनको याद रखिएगा सर, आप लोग मुझे थोड़ा हेल्प करना, क्योंकि यहाँ पर 2-3 कैरेक्टर आएगा। कंपनी नेम्ड लीजर्ड एंड कंपनी, देन इन गुड क्रेडिट इन द सिटी, मतलब अच्छा चल रहा था। सोल्ड 4 बिल्स ऑफ एक्सचेंज, क्या बेचा सर? बिल्स ऑफ एक्सचेंज बेचा। सर आप लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज जानते हो ना? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, यस सर। आइडिया है ना? अकाउंट्स में करवाया जाता है आप लोगों को बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बेसिकली बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये है कि अगर आपको किसी से पैसा मिलने वाला है ना, सपोज मानो कि आपको मेरे से पैसा मिलेगा, ठीक है, जैसे कि आयन ने बताया, तो मैं आयन के साथ ही बात कर लेता हूँ। सपोज आयन, तेरे को मेरे से पैसा मिलेगा। अब आयन को मुझसे पैसा मिलेगा, तो आयन क्या बोल रहा है कि सर एक काम करो ना, मैं आपके ऊपर बिल ड्रॉ करता हूँ, मैं आपके ऊपर बिल ड्रॉ करता हूँ, और वो बिल मतलब उसके बदले वो बैंक में जाना पड़ता है सर। जैसे ही आयन ने मेरे ऊपर बिल ड्रॉ करेगा, तो आयन बन गया ड्रॉयर और मैं बन गया ड्रॉई। मतलब मुझे क्या करना है, बिल्स पेबल है मेरे पास और आयन के पास बिल्स रिसीवेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्स का सेलर कौन है सर, बोलो? यहाँ पर एक्चुअली पैसा किसको मिलेगा? आयन को मिलेगा ना, बिल रिसिप्ट। है ना? बिल्स बिल्स रिसीवेबल जिसके पास है, तो बिल्स का सेलर कौन हो गया? आयन। एम आई राइट ना? यस सर। पैसा पैसा सेलर को ही तो पैसा मिलता है, तो आयन मुझे बिल्स ड्रॉ किया, तो आयन इज द सेलर हियर। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है कि अब मैं और आयन किसी बैंक के पास जाना है सर। अब बैंक के पास क्यों? क्योंकि आयन जब मुझे बोला कि सर आपसे मुझे से फॉर एग्जांपल 10,000 मिलेगा, मैं आयन को बोल रहा हूँ कि आयन अभी मेरे पास नहीं है, तो एक काम कर बिल ड्रॉ कर ले। तो आयन बोल रहे ठीक है चलो बैंक के पास, बिल मतलब चेक के जैसा ही देखने में होता है सर। ठीक है, चेक के जैसा ही देखने में होता है। मैं आप लोगों को अकाउंट्स के क्लास में बताऊंगा, या फिर अभी अगर किसी को मन है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोल के भी एक चैप्टर आता है, सबका अभी नहीं है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जिन लोगों का है मैं उनको सिखाऊंगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा डेमो तो आपको मैं दे ही सकता हूँ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डेमो। चलो देख लेते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इतना तो बनता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का अगर एक इमेज देखो, इसमें ऐसे लिखा रहता है, ये काइंड ऑफ दिस, क्या लिखा है सर देखो तो सैम्पल फॉर्मेट में। 2 लाख का अमाउंट है, 60 डेज आफ्टर द डेट, नॉर्मली 2 महीना 3 महीने का ऐसा ही होता है।
60 days after the date पे मिस्टर ABC ए सम ऑफ रुपीज 2 लाख फॉर वैल्यू रिसिप्ट। कौन एक्सेप्ट किया? ड्रॉईज नेम, जो एक्सेप्ट करेगा वो ड्रॉई होगा। जैसे हाँ इस केस में मैंने एक्सेप्ट किया तो मेरा नाम, ओके, एंड ड्रॉयर मतलब आयन का नाम, उसका एड्रेस एंड सिग्नेचर। और ये लेके हम लोग बैंक में जाएंगे। जो बैंक के साथ हम लोग नॉर्मली ट्रांजैक्शंस करते हैं, ऑब्वियसली नोन बैंक होगा तभी देता है। तो बैंक में जाना है तो बैंक क्या करेगा, ये 2 लाख रुपया अभी आयन को दे देगा। किसको दे देगा? आयन को दे देगा। क्यों? बिकॉज आयन को अभी पैसा का जल्दी है, आयन को अभी पैसा का जल्दी है, और मैं 60 डेज बाद यही पैसा एक्चुअली बैंक को वापस कर दूंगा। तो बेसिकली ये बैंक एक शॉर्ट टर्म लोन की तरह यूज करता है, ठीक है। बदले में बैंक कौन हो गया? ब्रोकर हो गया, और वो कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस लेता है। मतलब एक्चुअली पूरा 2 लाख नहीं देगा आपको, 2 लाख से कुछ अमाउंट काट लेगा, से फॉर एग्जांपल 5,000 या 10,000 काट लेगा, बाकी 90,000, 1,90,000 दे देगा आयन को। तो आयन का जो शॉर्ट टर्म पैसे का जरूरत था वो फुलफिल हो गया, और एक शॉर्ट टर्म लोन आयन मेरे अगेंस्ट में क्रिएट कर दिया, जो मुझे बैंक को सर्टेन टाइम के बाद जिस पर्टिकुलर टाइम पे डील हुआ है हमें वापस करना है। क्या ये बात क्लियर है? बैंक फुल हाँ हाँ बोलो। बैंक फुल अमाउंट हाँ, बैंक एक्चुअली फुल अमाउंट नहीं, बैंक एक्चुअली पूरा अमाउंट एक्चुअली तुझे मिलना चाहिए, ठीक है। 2 लाख का डील डिस्काउंट है बाबू, और बैंक মানে अपना থেকে মানে बिकॉज़ यू आर द ड्रॉई यू विल द बैंक को मुझे पूरा का पूरा 2 लाख जमा करना है। हाँ, बैंक को मुझे पूरा का पूरा 2 लाख जमा करना है, और वो जो 10,000 अमाउंट है वो बैंक एक्चुअली पहले ही काट लेता है, और बाद में सिर्फ वो 1,90,000 जितना बैंक देता है उतना ही, वो ब्रोकरेज चार्ज है एक तरह का उसका। एक्चुअली ये आई डोंट नो कि एक्चुअली 10,000 है कि कितना, वो डिपेंड करता है बैंक टू बैंक, बट मैंने एग्जांपल में बनाया 10,000, ठीक है। तो ये जो 10,000 बैंक आपसे चार्ज लेगा ना, ये एक्चुअली ब्रोकरिंग चार्ज जैसा है, ठीक है, कि वो कमीशन टाइप का ले रहा है आपसे। डिस्काउंट चार्ज बोलते हैं इसको, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लैंग्वेज में इसको बोलते हैं डिस्काउंट चार्ज, ठीक है। ये जो पैसा को थोड़ा सा कम करके आपसे आपको पैसा दे रहा है ना अभी, तो ये जो 10,000 है ये बैंक का एक्चुअली बिजनेस है, इनकम है उसका, तो ये बैंक को मिलेगा, ये इसका एक्चुअल इनकम है। बाकी अमाउंट जो भी है जितना बैंक देगा उतना अमाउंट मुझे बाद में देना पड़ेगा बैंक में। अगर मैं नहीं देता तो बैंक जाके किसको पकड़ेगा? बैंक जाके आयन को ही पकड़ेगा। समझ में आया? अगर मैं नहीं टाइम पे देता तो बैंक मेरे को नहीं बोलेगा, बैंक पहले जाके आयन को ही बोलेगा, क्योंकि बिल्स का ड्रॉयर कौन है? आयन। फिर आयन मुझे बोलेगा अरे भाई पैसा जमा करो, नहीं तो और कुछ नहीं, बदनाम होगा, बिजनेस के लिए आगे लोन नहीं मिलेगा, सिविल स्कोर गिर जाएगा, बैंक का लोन एक्टिविटी गिर जाएगा, आपको बैंक आगे किसी भी तरह का सुविधा नहीं देगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? मतलब आप लोगों में से कोई जबरदस्ती बोल ही सकते हो सर कोई नहीं दिया तो क्या होगा, मतलब ऐसे बचपना मतलब क्वेश्चंस में सुनते सुनते पागल हो गया हूँ इतना दिन से। तो ऐसा सवाल मत करना कि नहीं दिया तो क्या होगा, सिंपल है, आपका सिबिल गिर जाएगा। सिबिल एक स्कोर होता है लोन का, क्रेडिट जो प्रॉपरली लोन वापस करता है उसको किसी भी टाइम पे, अगर नॉर्मली 750 अगर किसी का स्कोर हो सिबिल स्कोर, तो वो अच्छा लोन ले सकता है, उसको हर एक बैंक लोन देने के लिए रेडी होता है। मिनिमम 750, मैक्सिमम 900 तक जाता है। तो सिबिल स्कोर अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। ये आजकल एक एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, आप लोग सुने होंगे, क्रेड बोल के, सुने हो? एक ब्रांड का एडवर्टाइजमेट बहुत चल रहा है, यूट्यूब में भी चल रहा है, क्रिकेट के एडवर्टाइजमेंट में क्रेड, हाँ देखे होंगे क्रेडिट कार्ड बिल्स। एक्चुअली वो क्रेडिट कार्ड का एक ऐसा जगह है जिसमें अलग अलग तरह का क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स वो बता रहे हैं, क्रेड, ठीक है। ये एक न्यू बिजनेस फॉर्मेशन है, पे क्रेडिट कार्ड बिल्स, ओके। तो इसमें वो एक्चुअली देखना, वो बोलता है सिविल स्कोर के बारे में बोलता है कि मिनिमम वो सिविल स्कोर जिनके 750 सिविल स्कोर वाले लोगों को ही क्रेड का मेंबर बनाया जाता है, उससे कम वाले को क्रेड का मेंबर नहीं बनाया जाता। तो वो बिल आपका टाइम पे करेगा तो आपका सिविल स्कोर कभी गिरेगा नहीं, और क्योंकि आपका सिविल स्कोर नहीं गिरेगा तो फिर आप हमेशा किसी भी बैंक से, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन इजीली मिलेगा, ये मौका आपको मिलेगा। तो गुड फॉर द बिजनेस मैन सर एक्चुअली, ठीक है। तो ये भी बिजनेस फॉर्मेशंस में आ रहा है, आप देखो सर, मतलब क्या क्या बिजनेस नहीं हो सकता दुनिया में। ओके चलो हम लोग मिसा वर्सेस क्यूरी में फिर से चलते हैं, ठीक है। तो केस क्या हुआ था, आई होप कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कहानी क्लियर है ना, जिसको भी थोड़ा सा डाउट था बिल्स ऑफ एक्सचेंज, किसी को कोई प्रॉब्लम है सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्लियर है ना? एनी प्रॉब्लम विद बिल्स ऑफ एक्सचेंज? नंदिनी, शाइनी, ओके। तो एक कंपनी नेम लिजार्डियन कंपनी, देन इन गुड क्रेडिट इन द सिटी, सोल्ड 4 bills of exchange to Mr. Misha, okay, to Mr. Misha.
ड्रॉन फ्रॉम ए बैंक इन कैडिज। कैडिज एक जगह का नाम है, एक बैंक है, ठीक है। ड्रॉन फ्रॉम ए बैंक इन कैडिज, ये लंदन में, इंग्लैंड में ही कोई जगह है। मिस्टर क्यूरी वॉज द ओनर ऑफ द बैंकिंग फर्म। ये क्यूरी कौन है? ये बैंक का ओनर है। और यहाँ पर एक जन है मिसा है, और इधर इधर लीजर्डियन कंपनी है। तो लीजर्डियन कंपनी देन इन गुड क्रेडिट सोल्ड 4 बिल्स ऑफ एक्सचेंज टू मिस्टर मिसा ड्रॉन फ्रॉम ए बैंक इन क्रेडिट। मिस्टर क्यूरी वॉज द ओनर ऑफ द बैंकिंग फर्म एंड द प्लांटिफ, मतलब जो कोर्ट में केस दर्ज करता है। तो यहाँ पर कोर्ट में केस कौन किया सर? क्यूरी ने केस किया। क्यूरी कौन? बैंक का ओनर, ओके। प्लांटिफ ब्रिंगिंग द एक्शंस, द बिल्स ऑफ एक्सचेंज वेयर सोल्ड ऑन 11 फरवरी। बिल्स ऑफ एक्सचेंज सोल्ड कब हुआ है? 11 फरवरी को। एंड बाय द कस्टम ऑफ बिल, उस टाइम पे बिल का जो कस्टम मतलब जो नियम था उस उनके यहाँ इस केस में, जैसे हम लोगों ने एक एग्जाम्पल अभी जो पढ़ा उसमें बिल का नियम था 60 दिन के अंदर जमा करना है ना सर? 60 डेज के अंदर जमा करना है। हम लोगों ने अभी एक एग्जाम्पल देखा ना? यस सर। हाँ, तो ये बिल में बोला था बाय द कस्टम ऑफ द बिल ब्रोकर्स वेर टू बी पेड, ब्रोकर्स वेर टू बी पेड ऑन द फर्स्ट फॉरेन पोस्ट डे फॉलोइंग द डे ऑफ सेल। मतलब ब्रोकर मतलब बैंक को सबसे पहले पे करना है। द फर्स्ट डे वाज द 14 फरवरी, और उनके हिसाब से पहला दिन था 14 फरवरी। लिजर्डियन कंपनी वाज मच इन डेप्ट। अब ये जो लिजर्डियन कंपनी है इनको मार्केट में काफी डेप्ट हो गया था। किसके पास? इसी बैंक के पास। एंड उनको बैंक फोर्स कर रहा था, बैंक प्रेस टू रिड्यूस हिज बैलेंस, मतलब बैंक उसको फोर्स कर रहा था कि भाई आप अपना बैलेंस क्लियर करो, इतना लोन लेके हम आपकी बिल कैसे क्लियर करेंगे। बात समझ में आ रहा है? मतलब ये लिजार्डियन कंपनी जो है, आप इसको आयन के जगह में बिठा सकते हो, जैसे कि हम मेरे और आयन के बीच में चल रहा था। एंड गिव टू द बैंकर ए ड्राफ्ट, अब रिड्यूस हिज बैलेंस, गिव टू द बैंकर ए ड्राफ्ट और ऑर्डर ऑन मिस्टर मीसा। तो मीसा को जो बिल उन्होंने दिया था वही वाला बिल लाके, मिस्टर मीसा वाला बिल लाके लिजार्डियन कंपनी बैंक को दे रहा है और बोल रहा है कि भाई मेरा ये पेमेंट के लिए आप मिस्टर मीसा का जो ये बिल्स है आप मुझे दो इनका पेमेंट। दिस ड्राफ्ट और ऑर्डर वॉज डेटेड ऑन 14th, ये जो ड्राफ्ट ऑर्डर था ये 14 फरवरी का था, ठीक है। दो इट वॉज इन फैक्ट रिटन ऑन 13, लेकिन ये बिल में लिखा गया था 13 को, लेकिन देन डिलीवर्ड टू द बैंकर, और उसके बाद ये बैंकर के पास डिलीवर्ड किया गया। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14th द मैनेजर ऑफ मीसस बिजनेस है, मतलब जो यहाँ पर बिल्स पेबल लेके बैठा हुआ है, ठीक है, मिसेस बिजनेस गेव ए चेक फॉर द अमाउंट ऑफ द ऑर्डर, मतलब उसके लिए चेक एक्चुअली वो दिया किसको, which was then given up to him. लीजर्डी फेल्ड, मतलब लीजर्डी को चेक दिया बट लीजर्डी इसको जमा नहीं किया, लीजर्डी चेक जमा नहीं किया। एंड ऑफ द आफ्टरनून ऑफ द 14 द मैनेजर लर्निंग दैट, मिसेस मैनेजर लर्निंग दैट स्टॉप पेमेंट ऑफ द चेक, मतलब मैनेजर को पता चला कि वो जो चेक दिया था उस चेक को पेमेंट करने से बैंक ने रोक दिया, बैंक ने इस चेक का पेमेंट करने से रोक दिया, मतलब स्टॉप कर दिया। अब क्यों स्टॉप किया? बिकॉज बैंक एक्चुअली लीजर्डी को क्या बता रहा था कि आप पहले अपना पुराना लोन वगैरह क्लियर करो, नहीं तो आपको बिजनेस के लिए ये जो शॉर्ट टर्म वगैरह लोन आपको मिल रहा है, चाहे उसमें आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही क्यों ना किसी को दो, लेकिन ये बैंक का प्रेशर हो रहा था। तो बेसिकली बाद में केस का जजमेंट आया तो विद कंसिडरेशन जो है ना वो क्या हो रहा है, समथिंग इन रिटर्न होना चाहिए, लेकिन बैंक बेसिकली यहाँ पर यही बोल रहा है कि भाई अब तुम पुराना ड्यूज क्लियर नहीं कर रहे हो और उसके बाद बिल्स पे बिल्स ड्रॉ करे जा रहे हो, तो ये समथिंग इन रिटर्न प्रॉपरली मैच नहीं हो रहा है। तो इन कंसिडरेशंस में वही वाला पॉइंट, ठीक है, वैल्यूएबल कंसिडरेशन इन द सेंस ऑफ लॉ में कंसिस्ट आइदर इन सम राइट इंटरेस्ट, मतलब ये बैंक का अधिकार था, इंटरेस्ट था, ठीक है। और यहाँ पर उल्टा साइड में ये अपना कौन है, ये जो लीजर्डी है, लीजर्डी का क्या चल रहा है, वन पार्टी और सम फॉरवियरेंस डिट्रीमेंट लॉस रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन सफर्ड और अंडरटेकिंग, तो ये सफर्ड वाला सिचुएशंस में अभी, ठीक है। तो जो प्रॉमिसी है वो किसी ना किसी एंगल से प्रॉब्लम में है, ठीक है। तो ये जो क्यूरी वर्सेस मीसा का केस है, केस एक्चुअली यहाँ पर लीजर्डी के कारण हुआ, लेकिन केस हो गया किसके साथ, क्यूरी के साथ, मतलब बैंक ओनर के साथ मीसा का, बिकॉज चेक तो मीसा ने ही दिया था, लेकिन ये मीसा का चेक ही कौन रोक दिया, बैंक ने रोक दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने बताया upheld the decisions of the majority in the exchequer chamber, Lord Chelmsford gave the opinion with the which Lord Hatherley and Lord O'Hagan concurred, ठीक है। तो बेसिकली लास्ट डे आर्कीवेल वन दैट बैंकर वाज एंटाइटल्ड टू रिकवर इट्स अमाउंट फ्रॉम मिस्टर मीसा। अब बैंकर इस अमाउंट जो है ये मिस्टर लीसा से ले सकते हैं, लेकिन लीजाडी ने तो पेमेंट चेक जमा नहीं किया था, लेकिन ये बैंक का हक है, ये बैंक का हक है। लीजाडी ने फेल कर दिया था, ये देखो लीजर्डी फेल्ड चेक जमा करने में, लेकिन फिर भी ये बैंक का हक है, मतलब मिस्टर क्यूरी का हक है कि वो मीसा से वो पैसा वापस ले सके, बिकॉज ये बैंक का क्या है, ये बैंक का कंसिडरेशन है, ठीक है।
आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना सर? ये कंसिडरेशन का कॉन्सेप्ट, मीसा वर्सेस क्यूरी का लीगल रीजनिंग समझ में आया कि नहीं आया? केस यस सर। है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, 1875 का केस है। एंड उसके बाद से धीरे धीरे ये समथिंग इन रिटर्न कंसिडरेशंस वाला कॉन्सेप्ट को इंग्लिश लॉ बहुत ज़्यादा उसको लेके नर्चर किया, एंड धीरे धीरे वो इंडियन लॉ भी तो उसी से इंस्पायर्ड है, तो उसको ऑटोमेटिकली वो विरासत में मिला सर हम लोगों को। ठीक है, और ये तो एकदम कॉमन सेंस है, मतलब जिस तरह से लॉ बनना चाहिए, तो वेरी इंटरेस्टिंग। हर केस में इंग्लिश लॉ इन इंडियन लॉ इज़ नॉट सेम। आप लोगों को मैंने ऐसे बहुत सारा चीज़ केस भी बताया जिसमें इंग्लिश लॉ एंड इंडियन लॉ एकदम पैरेलल नहीं है, बहुत केस में थोड़ा बहुत अलग भी है। ओके, अच्छा, सेक्शन 2 सबसेक्शन डी, सेक्शन 2 सबसेक्शन डी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस कंसिडरेशंस फेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, फेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, फेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, हैज डन मतलब कुछ कर रहा है, प्रोमिसर के कहने पे जब प्रोमिसी कुछ कर रहा है, प्रोमिसर के कहने पर जब प्रोमिसी कुछ कर रहा है, when at the desire of the promiser the promisee or any other person has done or abstain from doing, कुछ कर रहा है या फिर कुछ ना कर रहा है, कुछ कर रहा है या फिर abstain from doing मतलब कुछ नहीं कर रहा है, मतलब कुछ ना करना भी लॉ में कंसिडरेशन माना जाता है सर। मतलब कुछ करना भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कुछ ना करना भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। और डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग और प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग सच एन एक्ट और एब्सटिनेंस, मतलब ये कुछ करना या फिर एब्सटिनेंस कुछ ना करना, और प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर दी प्रॉमिस। आई थिंक ये क्लियर, ये मैं पहले भी कभी आप लोगों को डिस्कस किया था। अब मैं आपको यही बताने वाला हूं कि डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशंस पे, कंसिडरेशन इज एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग, मतलब ये जो भी यहाँ पर आप लोगों ने डेफिनेशंस देखा कंसिडरेशंस ऑफ प्रॉमिस, इसका कुछ एनालिसिस करने से ही आपको समझ में आ जाएगा ये कुछ करना और कुछ ना करने के बीच में क्या फ़र्क है। मतलब एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग या एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, इसका फ़र्क आपको समझ में आएगा, या फिर कुछ करना और कुछ ना करना, कुछ करने के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कुछ ना करने के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। आपको अभी क्लियर हो जाएगा सर। देखो ध्यान से सर, देखो कंसिडरेशन इज एन एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग। अजय गारंटीज भुवन, अजय भुवन को गारंटी दे रहा है, अजय भुवन को गारंटी दे रहा है फॉर पेमेंट ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स विच भुवन वांटेड टू सेल ऑन 1 मंथ क्रेडिट टू चैतन्य। अजय गारंटी दे रहा है किसको? भुवन को, फॉर पेमेंट ऑफ प्राइस ऑफ द गुड्स, गुड्स का दाम उसको दे देगा, विच भुवन वांटेड टू सेल ऑन 1 मंथ क्रेडिट टू चैतन्य, जो भुवन सेल करेगा चैतन्य को 1 मंथ के क्रेडिट पे। हियर सेलिंग ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट बाय भुवन टू चैतन्य, सेलिंग ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, लोन पे दे रहा है ना, क्रेडिट पे दे रहा है मतलब उधारी में दे रहा है। सेलिंग ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट बाय भुवन टू कौन? चैतन्य, इज कंसिडरेशन फॉर एज प्रॉमिस। ये ए क्या प्रॉमिस का कंसिडरेशन है। मतलब आप कुछ समझ रहे हो? एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग, कंसिडरेशन किस किस लेवल पे बात कर सकता है। अजय गारंटी दे रहे भुवन को कि पेमेंट कर देगा गुड्स का, अजय गारंटी दे रहा है भुवन को कि वो गुड्स का पेमेंट कर देगा फॉर पेमेंट ऑफ प्राइस ऑफ द गुड्स विच भुवन वांटेड टू सेल ऑन 1 मंथ क्रेडिट टू चैतन्य। हियर सेलिंग ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट बाय भुवन, भुवन जो चैतन्य को जो गुड्स क्रेडिट पे दे रहा है, ये अजय के लिए कंसिडरेशन है। इस कंसिडरेशन फॉर एज प्रॉमिस। कुछ समझ में आ रहा है सर? कुछ समझ में आया या नहीं? अजय और चैतन्य के बीच में कंसिडरेशन हो गया। अजय और चैतन्य के बीच में, हाँ एक्चुअली यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि चैतन्य को जो क्रेडिट पे दे रहा है ना भुवन, ठीक है, अजय बोल रहा है कि भाई चैतन्य का पेमेंट अजय करेगा। अजय गारंटीज भुवन फॉर पेमेंट ऑफ प्राइस ऑफ द गुड्स व्हिच भुवन वांटेड टू सेल ऑन 1 मंथ क्रेडिट टू चैतन्य, या सेलिंग ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट बाय भुवन टू चैतन्य इज कंसिडरेशंस फॉर एज प्रॉमिस। मतलब भुवन यहाँ पर श्योर हो गया ना कि उसको तो पैसा मिल ही जाएगा। किससे? अजय से। समझ में आया कि नहीं आया? भुवन शेयर हो गया कि भाई पेमेंट तो मुझे मिल जाएगा अजय से, तो फिर मुझे 1 मंथ क्रेडिट देने में चैतन्य को कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बात क्लियर है कि नहीं है? यस सर।
थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत, अच्छा ठीक है, बाद में आपको फिर से एक बार उसको रीड कीजिएगा आप आराम से, फिर आप आराम से बैठ के सोचिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो ऑब्वियसली धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, इसमें तो कोई शंका नहीं है। क्या हो गया भाई? ओके देखो, दूसरा एग्जाम्पल देखो, क्लियर हो जाएगा। एक कॉलेज प्रॉमिस स्टूडेंट, एक कॉलेज अपने स्टूडेंट को बोल रहा है, एक कॉलेज अपने स्टूडेंट को बोल रहा है हु विल स्कोर अबव 95%, हु विल स्कोर अबव 90% फॉर द जॉब इन एमएनसी। मतलब जो 95% से ज़्यादा स्कोर करेगा उनको मल्टीनेशनल कंपनीज में कॉलेज प्लेस करेगा। कंसिडरेशन निड नॉट बी मनीटरी, जरूरी नहीं है कि कंसिडरेशन हमेशा मनीटरी लेवल पे हो। Should the promise for recruitment of candidate will be considered as consideration for the fact of students scoring above 95%? I think ये भी क्लियर हुआ ना? Promise for recruitment of candidate, Yes, sir. है ना, will be considered as consideration of the act of students scoring above 95%. This is something in written कि अगर आप 95% से ज़्यादा लाओगे तो फिर आपको एमएनसी में जॉब मिलेगा। मतलब एक तरह का, वो आप लोगों को याद होगा वो 3 इडियट्स में एक बड़ा अच्छा सॉन्ग में ही था, वो एक गाना था, एक सॉन्ग था उसमें 90% लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी, सुने हो क्या? हाँ सर, 3 इडियट्स वाला। 3 इडियट्स में था ना कि 90% लाओगे तो घड़ी बढ़ना छड़ी, मतलब वो घूस लेना तो ऐसे था कि घूस लेना तो पापा ने सिखाया, इस तरह का गाने में था। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, यही गाना है। हाँ यस सर। हाँ, यही वाला गाने के अंदर ये लाइन था। ठीक है, आप सुनना वो गाने को कभी फिर से। ठीक है, बड़ा यूथफुल मूवी है। ठीक है, बड़ा गजब, मतलब उसका ये मूवी कभी पुराना नहीं होगा। मैं पढ़ाते वक्त आई थिंक आप लोग अगर थोड़ा सा ख्याल रख रहे हो, 3 इडियट्स का एग्जाम्पल कैसे भी करके क्लास में याद आ जाता है। मैं सोच के नहीं बैठता कभी भी क्या एग्जाम्पल लूँ, बट सीरियसली 3 इडियट्स आ जाता है। आई डोंट नो, मतलब मूवी बड़ा ही कनेक्टेड है। अच्छा, नेक्स्ट, कंसिडरेशन इज एब्सटिनेंस और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। इट्स अनदर वेरी एग्जाम्पल। अभिषेक प्रॉमिसेस भारती है, अभिषेक नाम सुनने ही भाईपो का नाम याद आ जाता है। ओके छोड़ो सर, भाईपो पे नहीं बात करते। अभिषेक प्रॉमिसेस भारती नॉट टू फाइल ए शूट अगेंस्ट हिम। अभिषेक प्रॉमिस कर रहा है भारती को नॉट टू फाइल ए शूट अगेंस्ट हिम, मतलब मेरे अगेंस्ट में केस ना करो, इफ शी वुड पे हिम 1 लाख। यहाँ पर भी केस ही चल रहा है रियल लाइफ में भी। Abhishek promises Bharti not to file a suit against him if she would pay him 1 lakh. Okay, here abstinence on the part of Abhishek would constitute consideration against Bharti's payment of 1 lakh in favor of Abhishek. अभिषेक प्रॉमिस कर रहा है भारती को नॉट टू फाइल ए शूट अगेंस्ट हिम, उसके अगेंस्ट में केस ना करो, बदले में 1 लाख ले लो। इफ शी वुड पे हिम, इफ शी वुड पे हिम मतलब किसको? अभिषेक को अगर 1 लाख दे देगा तो अभिषेक उसके नाम पे केस फाइल नहीं करेगा। तो ये किसी को केस फाइल करने से रोकना, किसी को केस फाइल करने से रोकना, यार एब्सटिनेंस ऑन द पार्ट ऑफ अभिषेक कंस्टिट्यूट कंसिडरेशन अगेंस्ट भारतीज पेमेंट ऑफ 1 लाख इन फेवर ऑफ अभिषेक। तो ये एज पर लॉ इट्स ओके कि हाँ भाई केस फाइल ना करो, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट चल रहा है। तो ये भी एक क्या हो रहा है ना, किसी को कुछ करने से रोक रहे हो, कोर्ट जाने से रोकना, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। क्या बात क्लियर है सर? पॉइंट क्लियर है ना सर? हाँ सर। यस सर। Yes, sir. एबीसी यहाँ पर एक बंदा है, एबीसी हैज ए शॉप, एबीसी का एक दुकान है, एबीसी हैज ए शॉप ऑफ इलेक्ट्रिक आइटम्स। XYZ विशेष टू ओपन अनदर इलेक्ट्रिक शॉप। एबीसी का एक जगह में इलेक्ट्रिक का शॉप है, XYZ बता रहा है कि हम भी एक इलेक्ट्रिक शॉप बनाएंगे नेक्स्ट टू हिज शॉप। एबीसी बोल रहा है कि भाई इलेक्ट्रिक शॉप बनाना है ना, मत बना, यहाँ पर मत बना। एबीसी ऑफर्स ₹2 लाख टू XYZ फॉर शिफ्टिंग द सेम अवे फ्रॉम 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर दूर बना, बदले में यहाँ मत बना, 2 लाख रुपए ले ले उसके बदले। और हियर कंसिडरेशन इज गिवन फॉर एब्सटेनिंग XYZ फ्रॉम ओपनिंग हिज शॉप नियर बाई। तो क्या सर ऐसा डील वैलिड है? क्या ऐसा डील वैलिड है? ना सर। हाँ, No, sir. Illegal है ना? क्या सबको ये इस तरह का डील इनवैलिड लग रहा है, इलीगल लग रहा है?
बोलो सर, ठीक से बोलो। यस सर। सभी को लग रहा है ये इलीगल है। तो XYZ पे डिपेंड है, अगर वो मान गया तो ठीक है, नहीं तो वेरी गुड सर, वो XYZ पे डिपेंड है कि अगर वो मान गया तो ठीक है, नहीं तो वो केस कर सकता है। हाँ मतलब अगर वो 2 लाख लेता है और बदले में 1 किलोमीटर दूर में जाके दुकान बनाते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है सर? उसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं 2 लाख लेता हूँ तो ये दुकान के सामने दुकान नहीं लगाऊंगा। आप लोग क्या सोच रहे हो, ऐसे करोगे क्या किसी के साथ? अगर कोई आपको 2 लाख दे दे तो चलो करके देखो, अगर मिलता है तो बोलना, ठीक है? স্যার ইলিগাল ইন দ্য সেন্স স্যার 2 লাখ টাকা যে নিল ও তো কোনো কোর্ট हाँ, পেপারে করে দিল না যে আমি क्या 2 টাকাটা लाख? 2 লাখ টাকা নিয়ে ও তো কোনো কোর্ট পেপারে সাইন করলো না যে আমি 2 লাখ টাকা নিয়ে এখানে দোকান করব না। ও তো 2 লাখ क्या টাকা नो? দিয়ে চোখপাটি করতে পারে। नहीं नहीं, वो कोर्ट पेपर में साइन करेगा, एग्रीमेंट बनेगा। আচ্ছা एग्रीमेंट बनेगा कि मैं 2 लाख रुपए इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं सामने दुकान नहीं लगाऊंगा। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट तो होता है। আচ্ছা ऐसा তাহলে তো कॉन्ट्रैक्ट স্যার होता है। লিগাল। हाँ, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे मेरा एक फैमिली केस है कि फैमिली केस कुछ ऐसा है कि एक एक जन का फैमिली के घर के अंदर ही, प्रॉपर्टी के अंदर ही उनका एक शॉप था, ठीक है? तो प्रॉपर्टी के अंदर ही शॉप है, तो फिर जब प्रॉपर्टी डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है? जब प्रॉपर्टी को डिवाइड किया जा रहा है, से फॉर एग्जांपल मैं आपको कैसे समझाऊं, जैसे मानो कि ऐसा एक प्रॉपर्टी है, ध्यान से देखना। प्रॉपर्टी कुछ इस तरह का है, सेकंड, प्रॉपर्टी कुछ ऐसा है, ठीक है? इतना बड़ा मानो कि एक प्रॉपर्टी है, इसका 3 हिस्सा हो रहा है। कितना हिस्सा हो रहा है? 3 हिस्सा हो रहा है, 1 2 3। अब जिस तरह से प्रॉपर्टी डिवाइडेशन चल रहा है, 3 भाई के बीच में है सर, 3 ब्रदर्स आर देयर। अब 3 भाई के बीच में प्रॉपर्टी का ये चल रहा है। जब फैमिली जॉइंट था, तब जो A B एंड C के बीच में हो रहा है, C का शॉप यहाँ पर है, B का घर यहाँ पर है रहने का, प्रॉपर्टी के अंदर। अब B का घर जहाँ, C का दुकान उसी प्लॉट में आ रहा है। और ऐसे सिचुएशंस है कि C के सामने कोई दुकान लाना मुश्किल है, लेकिन प्रॉपर्टी का डिवाइडेशन के हिसाब से शॉप यहीं पर था काफ़ी दिनों से। अब बताओ तो कैसे इसको शॉर्ट आउट कैसे करोगे? ए के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए का प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन प्रॉब्लम हो गया बी और सी के बीच में। सी का शॉप यहाँ है और बी का घर इसी प्रॉपर्टी के लाइन में है और सी का घर यहाँ पर है। अब आप लोग मुझे बताओ कि ये सी का जो शॉप है, इस शॉप को क्या करोगे? ये तो बी के प्रॉपर्टी के पास आ रहा है। हटा बी देंगे, টাকা দিয়ে জায়গাটা কিনে कंसिडरेशन कर নেবে। लेंगे, हाँ, कंसिडरेशन कर लेंगे बी के साथ, बी के साथ। अब उसके लिए तो कुछ तो देना पड़ेगा ना किसी को, मतलब আচ্ছা ये বি शॉप। জায়গাটা কিনে নেবে। हाँ, जगह खरीद नहीं सकते सर, पैसा नहीं है किसी के पास भी। पापा का प्रॉपर्टी है, पेरेंटल प्रॉपर्टी है, ये भी तो हो पेरेंटल सकता है कि थोड़ा सा प्रॉपर्टी। इधर का पार्ट दे सकते हैं ना, जमीन तो दे सकते हैं। जमीन दे सकते हैं मतलब, लेकिन फिर इसका जो प्रॉपर्टी का डिवाइडेशन जिंदगी भर का प्रॉब्लम रह जाएगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी का पूरा जो एक सीरी हो ना, ये भी अपना घर बनाएगा, ये भी अपना गेट बनाएगा, एवरीथिंग जो भी इनका जो भी है, ये कैसे करेगा? शॉप तो यहाँ पर रह गया। তাহলে তো নিজেদের মধ্যে মিউচুয়াল पैसा করে নেবে देकर যে मैनेज, যে জায়গায় সি চলে যাবে সি জায়গায় বি চলে যাবে। पैसा दे देगा। नहीं सर, घर शिफ्ट नहीं करेगा। इतना दिन से ये अपना घर खुद बनाया, क्यों जाएगा? ऐसा थोड़ी ना होता है। तो सर मैनेज कर पैसा लेंगे, दे देगा, मैनेज कर लेंगे, नहीं पैसा सर, देकर मैनेज कर मैनेज लेंगे। नहीं होगा, मैनेज नहीं होगा, पैसा देना पड़ेगा। काफी मुश्किल होता है। अब ऐसा केस में ऐसा हो सकता है तो कि चूड़ा अगर, खरीद लेंगे। हाँ बहुत कुछ हो সেটেলমেন্ট सकता है, করবে কোনোভাবে। कुछ तो सेटलमेंट होगा, कुछ तो सेटलमेंट होगा। अब इस तरह का सेटलमेंट में पैसा देना लेना तो चलता है, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है कि मानो कि ये जैसे सी का शॉप है यहाँ पर, ठीक है? सी का शॉप है, अब बी भी बोल रहे मैं भी शॉप बनाऊंगा तेरे घर के सामने, सेम शॉप, मानो कि इसका भी ग्रोसरी है, ये भी बोल रहे मैं भी ग्रोसरी बनाऊंगा। আচ্ছা সি যদি বি এর প্রপার্টিতে শপ খুলে বিজনেস করে একটা রেন্ট তো দিতে পারে না, বাট
ওই প্রপার্টি মানে মান্থলি মানে কিছু একটা সেটেলমেন্ট हाँ, तो अब बिल वही मानो कि वही मैं कहानी यहीं पर मोड़ ले रहा है। बी बोल रहा है ठीक है, तुम मेरे घर में तुम्हारा दुकान सालों से चल रहा है, मतलब मोर देन 50 ईयर से दुकान है इनका, इनको भी दुकान हटाने का मन नहीं कर रहा है सी को भी। अब बी बोल रहे ठीक है मैं दुकान लगाऊंगा तुम्हारे घर के सामने, सेम शॉप ग्रॉसरी। तब सी इसको बोल रहा है कि भाई एक काम कर, तू दुकान लगा लेकिन तू उसके लिए 2 लाख ले, 2 लाख ले पर किसी दूसरा जगह में जाके दुकान लगा। तो क्या ऐसा करने में कोई खराबी है? नो सर, मान जाएंगे। ऐसे ऐसे सेटलमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, ऐसा सेटलमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा होता है। और इसमें कोर्ट पेपर में भी होता है कि भाई इतना दिन के लिए तुम ये बिजनेस नहीं कर सकते, उतना दिन के लिए तुम वो बिजनेस। आप लोगों में बताना भूल गया, आप लोग जानते हो ये रिलायंस के बीच में ये हुआ था, अनिल अंबानी एंड मुकेश अंबानी के बीच में। मैं अगर मिल जाए तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये एकदम रियल केस है। अनिल अंबानी एंड मुकेश अंबानी डील, मनी डील, एक मिनट, स्प्लिट, पता नहीं क्या मिलेगा कि नहीं। द एसेट्स आर फाइनली स्प्लिट विद मुकेश एंड अनिल, oil and gas refining and petrochemical companies. Anil got what was called the rising sun companies, electricity, telecom। ये एक्चुअली धीरूभाई अंबानी के जाने के बाद, धीरूभाई अंबानी के जाने के बाद एक्चुअली ये सिचुएशंस हुआ था कि कौन क्या कंट्रोल करेगा। सो वही 2002-3 आई थिंक, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, और उस टाइम का है कि रिलायंस के पास क्या रहेगा और मतलब मुकेश अंबानी के पास क्या रहेगा और अनिल अंबानी के पास क्या रहेगा। ठीक है, तो उसमें आप देख सकते हो यहाँ पर रिलायंस के पास रिलायंस इन्फोकॉम था, ये देखो। अंबानी जियो तभी लाने का मन था उसको, ये जो जियो का प्रोजेक्ट आप लोग अभी देखे ना सर, जो आजकल आप जियो देख रहे हो, ये डील हुआ था कि 2011 तक मुकेश अंबानी कोई मतलब इन्फोकॉम में नहीं आ सकता, मतलब मोबाइल सर्विस एंड बेसिक टेलीफोनी, जो रिलायंस इन्फोकॉम पे नाम पे अनिल अंबानी के साथ था, ये डील करवाया था अनिल अंबानी ने। वो अलग बात कि अनिल अंबानी बाद में लौट गया और बिजनेस नहीं चला पाया। तो ये डील हुआ था कि 2011 तक आई मोस्ट प्रॉब्ली कि मुकेश अंबानी किसी भी तरह का टेलीफोन या टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस में नहीं आ सकता, ऐसा डील होता है। ठीक है, तो किसके पास क्या कौन सा बिजनेस रहेगा, किसके पास कौन सा बिजनेस नहीं रहेगा, इसका सारा का सारा होता है, यानी ये बिजनेस में ही होता है। फैमिली प्रॉपर्टी के लिस्ट में ही ये काफ़ी सारा कहानी आपको मिलेगा। समझ में आ रहा है सर? यस सर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो कुछ करना एंड कुछ ना करना दोनों के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है सर, एंड वैलिड रीजन हो तो ना करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। कंसिडरेशन में बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। कंसिडरेशन पास्ट का भी हो सकता है, प्रेजेंट का भी हो सकता है, फ्यूचर का भी हो सकता है। Thus from the above it can be concluded that consideration equals to promise और performance that parties exchange with each other। तो consideration का मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो promise निभाया जा रहा है और performance that parties exchange with each other, मतलब किसके बदले कौन क्या कर रहा है, किसके बदले कौन क्या कर रहा है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल शादी वाला एग्जाम्पल भी हो सकता है। ठीक है, वो शादी में हस्बैंड एंड वाइफ जिन लोगों का शादी हो रहा है, सपोज मानो दे आर करेंटली गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड, एंड उसके बाद उन लोगों का शादी होता है। ठीक है, तो जब शादी होता है, आप लोग जानते हो ना इंडियन मैरिज सिस्टम में वो स्पेशली सारा का सारा सिस्टम में है, मैं हिंदू मैरिज में नॉर्मली बता सकता हूँ आपको कि वो प्रॉमिस करते हैं एक दूसरे को। इवन क्रिश्चियन मुस्लिम सारे के सारे शादी में ये सब होता है, बट मैं जितना जानता हूँ वो कि अग्नि साक्षी लेके होता है ना सर, बताओ ना, आप लोग जानते होंगे। यस सर। हाँ, ये देखो कुछ इस तरह का ऐसे ये बच्चन है ना, वचन लेते हैं शादी में। ठीक है, कि पति बोलते हैं पत्नी को, हस्बैंड बोलते हैं कि मैं आपका भरण पोषण, मतलब आपका खाना पीना हर चीज़ का जीवन भर का साथ जीवन का साथ निभाऊंगा, काइंड ऑफ दैट। और पत्नी भी बोलते हैं कि मैं भी आपका हर सुख हर दुख का साथ निभाऊंगा। तो ये एक दूसरे के लिए क्या हो रहा है सर, कंसिडरेशन ही तो हो रहा है। हेलो, क्या बात समझ में कुछ आ रहा फ्यूचर है? कंसिडरेशन। हाँ, एक्चुअली ये फ्यूचर कंसिडरेशन और प्रेजेंट भी है, मतलब ये मैं बेसिकली इस पॉइंट के लिए बोल रहा था। ये जो पॉइंट था, परफॉर्मेंस दैट पार्टीज एक्सचेंज विथ ईच अदर,
परफॉर्मेंस दैट पार्टीज एक्सचेंज विथ ईच अदर, एक दूसरे के लिए, एक पार्टी दूसरे पार्टी के लिए क्या एक्सचेंज कर रहा है, जो भी हो, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। आप लोग अभी शादी ब्याह में मत चले जाओ सर, ख्याली दुनिया से यहाँ आ जाओ और पढ़ाई में आ जाओ सर। मैं कभी कभी आप लोगों को ऐसे चौंका देता हूँ, आई नो। फ्रॉम फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन सम बेनिफिट राइट और प्रॉपर्टी ऑफ वन पार्टी, सम डिट्रीमेंट लॉस और फॉरवेरेंस टू अदर, ऐसा भी हो सकता है, ये तो आप लोगों ने पहले ही देख लिया। एंड लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशंस, वेरी इंटरेस्टिंग एरिया कि कंसिडरेशंस का लीगल रूल्स क्या क्या हो सकता है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एरिया। Consideration must move at the desire of the promiser. Consideration must move at the desire of the promiser. Promiser के कहने पे considerations आगे बढ़ता है. Consideration must be offered by the promisee or the third party at the desire or request of the promiser. This implies written element of considerations. Contract of marriage in consideration. ये देखो अभी मैं marriage के बारे में बात कर रहा था, यहाँ पर marriage आ गया. Contract of marriage in consideration of promise of settlement is enforceable. An act done at the desire of a third party is not a consideration. थर्ड पार्टी के कहने पे अगर कुछ हो तो वो कंसिडरेशन नहीं हो सकता। एक केस हुआ था दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। डी मतलब डिफेंडेंट, प्रॉमिस टू पे प्लांटिफ, डिफेंडेंट मतलब जो केस को रोक रहा है और प्लांटिफ मतलब जो केस किया है। तो डिफेंडेंट प्रॉमिस टू पे प्लांटिफ को, डिफेंडेंट मतलब जिसके अगेंस्ट में केस हुआ है दे आर कॉल्ड डिफेंडेंट, एंड जो केस किया है, जो कोर्ट में केस को लेके गया है वो प्लांटिफ। डिफेंडेंट प्रॉमिस टू पे प्लांटिफ अ सर्टेन कमीशन, वो कमीशन देना चाहता है ऑन आर्टिकल विच वुड बी सोल्ड थ्रू देयर एजेंसी इन मार्केट। मार्केट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई पी, मार्केट कौन बनाया, प्लांटिफ ने बनाया, ठीक है, मतलब जिन्होंने केस किया। एट द डिजायर ऑफ द सी, सी कौन है, कलेक्टर, एंड नॉट एट द डिजायर ऑफ द डी, मतलब जो डिफेंडेंट है उसके कहने पर नहीं हुआ है। डी वॉज नॉट बाउंड टू पे एज इट वॉज विदाउट कंसिडरेशन एंड हेंस वॉइड। मैं आपको फिर से एक बार समझा रहा हूँ, दुर्गा प्रसाद बलदेव का केस क्या था, मैं डिटेल्स केस पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन पूरा घटना का जो समरी है उस पर मैं बात कर रहा हूँ। डिफेंडेंट मतलब जिसके अगेंस्ट में केस किया गया है वो है डिफेंडेंट, जिन्होंने केस किया वो है प्लांटिफ। तो यहाँ पर डिफेंडेंट जो जिसके अगेंस्ट में केस हुआ है वो प्लांटिफ को बोल रहा है सर्टेन कमीशन ऑन आर्टिकल्स विच वुड बी सोल्ड थ्रू देयर एजेंसी इन ए मार्केट, और जो मार्केट में वो बेचता है उसके जो कमीशंस लेने का बात कर रहे हैं वो मार्केट कौन बनाया, प्लांटिफ ने बनाया, मतलब जिन्होंने केस किया कोर्ट में उन्होंने बनाया। किसके कहने पर बनाया, थर्ड पार्टी, कोई सी है कलेक्टर के कहने पर बनाया, डी के कहने पर नहीं बनाया। तो डी क्या बाउंड है पेमेंट करने के लिए प्लांटिफ को? पी ने मार्केट बनाया कलेक्टर के कहने पे, तो क्या डी कमीशन देगा पी को, क्या देना जरूरी है? नो सर, नहीं, नो सर, बिकॉज यहाँ पर सी तो थर्ड पार्टी, और थर्ड पार्टी के कहने पर कुछ नहीं हो सकता। एन एक्ट डन एट द डिजायर ऑफ थर्ड पार्टी इज नॉट ए कंसिडरेशन। थर्ड पार्टी के कहने पर अगर कोई कंसिडरेशन देने का बात करता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन कुछ एरिया है जहाँ थर्ड पार्टी इंपॉर्टेंट होता है, आई विल डिस्कस दिस थिंग्स, वेट करना, वो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी में मैं बात करूंगा। एक मिनट रुक जाओ, कुछ मिनट। अच्छा, आर सेव्स एस गुड्स, आर ने एस का गुड्स को बचाया, किससे, आग से, ठीक है, कहीं आग लग जावे सर, आग लग गया था कहाँ पर, एस के दुकान में या गोडाउन में। आर ने क्या कर दिया, एस के गोडाउन में आग लगा विदाउट बीइंग आस्क्ड टू डू सो, आर को पूछा ही नहीं, वो आग को बुझा दिया। अब आर बोल रहा है एस को कि भाई मुझे पैसा दो क्योंकि मैंने तुम्हारे दुकान का आग को बुझाया, तुम्हारे गुड्स को सेव किया। तो क्या आर ऐसे कह सकते हैं सर? नो सर। नो सर, क्यों? सर क्योंकि उसने बोला ही नहीं था बुझाने के लिए। उसने बोला नहीं था बुझाने के लिए, दिस इज नॉट द राइट आंसर। द राइट आंसर शुड बी आर कैन नॉट डिमांड एनी रिवॉर्ड ऑफ दिस सर्विस एज द एक्ट बीइंग डन वॉलेंटरीली। ये तो आर ने खुद की इच्छा से किया है, बात समझ रहे हो सर? तो अगर आप अपने इच्छा से अपने मर्जी से कोई काम करते हो, अगर आप अपने मर्जी से या अपने इच्छा से कोई काम करते हो तो आप उसके लिए कभी भी किसी से कुछ चीज डिमांड नहीं कर सकते। सही कि गलत सर? सही। सही ना, एग्जैक्टली। मेरा एक दोस्त, एक बार मैं तब बोर्ड एग्जाम दे रहा था सर, 12th का, तो
तो गांव में तो क्या होता है ना, वो शाम के टाइम पे ना थोड़ा लोड शेडिंग हो जाता है। तो मेरा सिस्टर का एक लेडी बर्ड साइकिल था। ये लेडी बर्ड साइकिल आप लोग देखे हो सर? ये लेडी बर्ड साइकिल के सामने, तो नॉर्मली मैं अपना साइकिल ही लेके जाता था। तो उस दिन क्या हुआ, मैं लेडी बर्ड साइकिल लेके गया, तो उसके सामने ना एक बास्केट होता है, वो मेरा सिस्टर का साइकिल है, ऐसे इस तरह का कुछ देखने में होता है। तो मैंने ना ऐसे बास्केट के ऊपर वो मेरा जो किताब वगैरह था, नोट्स वगैरह था, स्पेशली नोट्स जो था, जो और एग्ज़ाम का और 15 डेज़ बाकी था, 15 दिन, हार्डली 10 to 15 डेज़ होगा, 12th का बोर्ड एग्ज़ाम था। तो जैसे ही ट्यूशन से निकले और निकलने के बाद मैं क्या करता था ना, तो बहन के साइकिल ले जाने थे ना, मैं जो भी कॉपी किताब होता था ना इसके अंदर रख देता था, ठीक है, बुक्स वगैरह। अब जैसे ही शाम हुआ, लोड शेडिंग हुआ, पूरा रास्ता अंधेरा हो गया और कहीं कहीं गड्ढा वगैरह था। दोस्तों के साथ बात करते करते आ रहा था, कहाँ गिर गया पता नहीं चला, ठीक है। तो फिर 3 दिन हो गया, मैं स्कूल में सबको पूछ रहा हूँ कि भाई मैं ना ट्यूशन से आते वक्त हुआ है, स्टेशन में, ट्यूशन से करीब 2 किलोमीटर डिस्टेंस था, तो मैं सभी को पूछ रहा हूँ भाई किसी ने देखा है? अब इतना बड़ा गांव है, काफ़ी लोग रहते हैं, छोटा शहर जैसा है, अब कौन देखा क्या पता, कोई गाड़ी चिपके लेके चला गया। तो एक दोस्त था, वो मुझे एक दिन बोल रहा है कि भाई मुझे पता है तेरा किताब कहाँ है। मैं बोले तू देखा है? बोला हाँ मैं देखा हूँ, चल तेरे को लेके चलता हूँ। फिर बोलता है कि भाई वो खिलाना पड़ेगा। क्या खिलाएगा? तो फिर मैं बोलता हूँ हाँ भाई जो खाएगा वो खिला देगा, क्या है, घर में बोल, घर में बुला के खिला दूंगा, लेकिन तू जो मिला है वो दे। हाँ, तो फिर अब सवाल है कि सर उसको देना चाहिए, ऐसे नॉर्मली देना चाहिए। वो फ्रेंड नहीं था एग्जैक्टली, क्लासमेट्स था, उतना ज़्यादा दोस्ती नहीं था। बट हाँ, मैं क्योंकि क्लास में मैं सभी के साथ बात करता था, तो उससे भी जब बात होता था। अब वही है कि वो मेरे को बोला कि पैसा भी मांग रहा था, तो मैं बोला भाई देख पैसा मांगेगा तो मैं घर में बोलूँगा तो मुझे डांटेगा कि इस बात के लिए पैसा देना पड़ रहा है। तू एक काम कर, तू जो खाना है खा, जो दुकान में जाके, जिस दुकान में पसंद है मिठाई खाना है, जो खाना है खा, और प्लीज़ मेरा वो किताब वगैरह दे दे भाई, मैं बहुत बहुत थैंक यू रहूँगा तेरा ना। तो वो फिर लास्ट में खाया सर। लेकिन हाँ, वो तो ये काम वॉलेंटरीली किया था, कुछ मांगना अब उसका ज़रूरी नहीं था, बट फिर भी ये एक ऑटोमेटिक है सर, क्या है सही ना? मतलब यहाँ पर एस के गोडाउन का आग को बुझाया, अगर ये प्यार से कुछ किसी उसको कुछ खिलाते हैं या फिर देता है तो वो अलग बात, पर डिमांड नहीं कर सकते, सही ना सर? यस सर। यस सर। आप लोगों के साथ भी ऐसा कहानी हुआ होगा, जैसे मैं सच में बताया जो भी कहानी था, आई थिंक आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा। दोस्त लोग सर सब कुछ कर सकता है, मार भी सकता है, पीट भी सकता है, बचा भी सकता है, हर चीज़ कर सकता है। ओके, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन इन इंडिया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन इन इंडिया। कंसिडरेशन में इंडिया क्यों बोल रहे हैं सर? बिकॉज ये इंग्लिश लॉ में एक कॉन्सेप्ट आता है इसका, ठीक है। हमारे इंडिया वाला कॉन्सेप्ट देख लो आप। कंसिडरेशन में प्रोसीड फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हु इज नॉट ए पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कंसिडरेशन थर्ड पार्टी तक जा सकता है, थर्ड पार्टी शू नहीं कर सकता, केस नहीं कर सकता, बट कंसिडरेशन के मामले में थर्ड पार्टी को कंसिडरेशन मिल सकता है। भाई क्या बात कर रहे हो? थर्ड पार्टी शू नहीं कर सकता केस में, लेकिन थर्ड पार्टी कंसिडरेशन का बेनिफिट ले सकता है। यस सर, थर्ड पार्टी कंसिडरेशन का बेनिफिट ले सकता है। द डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन एज गिवन इन सेक्शन 2D मेक्स दैट propositions clear according to the definition when at the desire of the promiser, desire of the promiser, ये वर्ड में ही छुपा हुआ है पूरा का पूरा बात कि कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, जो हम लोगों ने लास्ट पॉइंट पे ही पढ़ा कि कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, क्योंकि प्रोमिसर के कहने पे कंसिडरेशन मूव करता है। एंड यही पॉइंट थर्ड पार्टी को भी कंसिडरेशंस का बेनिफिट लेने का जगह दे देता है। अब देखो पॉइंट क्या है। When at the desire of the promiser, the promisee or any other person does something, such an act is considerations. In other words, there can be a stranger to a considerations. Considerations का stranger आ सकता है, but not a stranger to a contract. कॉन्ट्रैक्ट के केस में स्ट्रेंजर नहीं आ सकता, बट कंसिडरेशन के केस में स्ट्रेंजर आ सकता है। देयर कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन सर, देयर कैन बी ए स्ट्रेंजर टू ए कंसिडरेशन बट नॉट स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट। बात समझ में आ रहा है सर? चलो सर एक एग्जाम्पल बताते हैं, आपको मजा आ जाएगा। एग्जाम्पल इन ये केस है सर, एग्जाम्पल नहीं, रियल केस है। चिन्नाया वर्सेस रमैया, सुन रहे हो ना सर आप लोग? सभी को पूछ रहा हूँ,
आप लोग सो तो नहीं गए? इतना फेमस फेमस केस स्टडीज डिस्कस sir. कर रहे हैं। सुनती रहा नंदिनी, था प्रियांशु, रोशनी, समन्विता, सभी को पूछ रहा हूँ। Yes. सुनती रहा था सुनो सुनो, फेमस फेमस केस है, चिन्नाया वर्सेस रमैया, वेरी फेमस केस, 1882 का केस है, इंडिया का है। साउथ इंडिया नाम सुन के लग रहा है सर, चिन्नाया रमैया, ओके। एन ओल्ड लेडी, केस क्या था? एन ओल्ड लेडी मेड ए गिफ्ट ऑफ हर प्रॉपर्टी, ओल्ड लेडी मेड ए गिफ्ट ऑफ हर प्रॉपर्टी टू हर डॉटर विथ डिरेक्शन टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी टू द मैटरनल अंकल। मतलब एक माँ अपने बेटी को बोल रहा है, मतलब जिसका उम्र हो रहा था, वो अपने बेटी को बोल रहा है, डिरेक्शन दे रहा है टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी टू द मैटरनल अंकल बाय वे ऑफ एनुइटी। एनुइटी मतलब समझते हो? सीरीज ऑफ इक्वल अमाउंट। सीरीज ऑफ इक्वल अमाउंट मतलब हर महीना कुछ अमाउंट तुम अपने मामा को पे करते रहना। जो भी उनके पास, ओल्ड लेडी के पास जो भी प्रॉपर्टी है, हेलो सर, ये ओल्ड लेडी के पास जो भी प्रॉपर्टी है वो अपने बेटी को दे रहा है, और वो बोल रहा है, प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहा है ना अपने बेटी को, और बोल रहा है कि अपने मामा को, मैटरनल अंकल को, अपने मामा को एन्युइटी में कुछ पे करते हुए जाना। मतलब जितना दिन मामा रहेंगे तुम पर मंथ 10,000 जो भी हिसाब होगा, 10,000 हो 5,000 हो, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, लेकिन सीरीज ऑफ इक्वल, एन्युइटी का मतलब होता है इक्वल अमाउंट, हाँ, सीरीज ऑफ इक्वल पीरियडिकल अमाउंट, सीरीज ऑफ इक्वल पीरियडिकल अमाउंट्स। ये आप लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर करोगे, जो लोग एक्चुअली चार्टर्ड में मैथ्स करते हो या इंटर में फाइनेंस पढ़ते हो, वो लोगों को ये चीज़ पता हो जाता है, एन्युइटी का मतलब इसका कैलकुलेशंस होता है सर। चलो उसमें डीप नहीं जाते, और लेकिन इतना समझ लो, सीरीज ऑफ पीरियडिकल अमाउंट का जब पेमेंट होता है, दैट इज जैसे प्रोविडेंट फंड का पैसा लोग बैंक में रख के उसके एन्युइटी से ही अपना, जो लोग रिटायर्ड एज में हो जाते हैं ना, उन लोगों को इस तरह से मिलता है। ऑन द सेम डे, जिस दिन ये बात हो रहा है, द डॉटर एग्जीक्यूटेड ए राइटिंग इन फेवर ऑफ द ब्रदर एग्रीइंग टू पे एन्युइटी। मतलब सेम डे पे जो डॉटर है, मतलब जो बेटी है उस ओल्ड लेडी का जो बेटी है, वो राइटिंग में एक एग्रीमेंट बना रहा है कि हाँ वो एन्युइटी पे करेगा अपने मामा को। बट द डॉटर डिड नॉट, बट बाद में डॉटर ने ऐसा कुछ नहीं किया। हाउएवर पे द एन्युइटी एंड द अंकल शुड टू रिकवर इट। अब अंकल ने अपने भांजी पे, भांजी होगा ना सर, मतलब बंगाली में हम लोग बोलते हैं भागनी, सही बोल रहे हैं ना सर, भांजी या फिर भागनी, है सर। हमें राइट ना? ओके। तो वो अपने भांजी पे क्या किया, भांजी पे वो केस किया कि वो चाहिए उनको, जो उनका दीदी उनके नाम पे भी करके गया था। इट वॉज हेल्ड दैट देयर वाज अ सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर द अंकल, मैटरनल अंकल के पास सफिशिएंट कंसिडरेशन है टू रिकवर द मनी फ्रॉम द डॉटर, मतलब अपने भंजी से वो पैसा वो रिकवर कर सकते हैं। यही केस हुआ था सर चिन्ना वर्सेस रमैया में। तो इस केस में अंकल का कोई पार्ट था यहाँ पर, तो ओल्ड लेडी के साथ उनके डॉटर का केस था। थर्ड पार्टी कौन है? मैटरनल अंकल, ही इज द थर्ड पार्टी, है ना सर? यस सर। यस सर। यस सर। ओल्ड लेडी के साथ मैटरनल अंकल का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, तो इसलिए बोल रहे हैं देयर कैन No, बी ए sir. स्ट्रेंजर टू ए कंसिडरेशन बट नॉट स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट। स्ट्रेंजर कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं बन सकता, बट स्ट्रेंजर कंसिडरेशन का पार्ट में भी बन सकता है, वो डिपेंडिंग ऑन दी सिचुएशन। सर लॉ कितना दिमाग को घुमाता रहता है छोटा सा बात को। अब क्या करें सर, सोसाइटी कॉम्प्लेक्स है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग उनका सोच है, कभी हाँ बोलता है कभी ना बोलता है, डुअल माइंड, बोलने के टाइम पे कुछ, करने के टाइम पे कुछ, कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ जाता है ना सर। और जितना कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ता है लॉ उतना कॉम्प्लेक्स बनता है, एंड उसीलिए अब क्या है ना, अब यही तो कारण है इसमें चार्टर्ड का, सीएस का, सीएमए का बोलबाला बनता है। ये जितना कॉम्प्लेक्स बनेगा सोसाइटी, लॉयर का डिमांड बढ़ेगा, सीए का डिमांड बढ़ेगा, सीएस का डिमांड बढ़ेगा। अब चिंता ना करो, आप लोगों का मार्केट हमेशा रहेगा। ओके सर, क्योंकि सोसाइटी कॉम्प्लेक्स बनेगा तो इनका डिमांड तो रहेगा। अब उसको कॉम्प्लेक्सिटी कम नहीं हो सकता, सिंप्लिसिटी नहीं आ सकता। Executed and executory consideration. What is this executed and executory consideration? A consideration which consists in the performance of an act is said to be executed. When it consists in a promise, it is said to be executory. The promise by one party may be the consideration for an act by some other party and vice versa. So what is this? थोड़ा clear कर दो ना. Okay. A pays 5,000 to B. A ने 5,000 B को दिया and B promises to deliver to him a certain quantity of wheat. A ने 5,000 B को दिया, B प्रॉमिस कर रहा है टू डिलीवर टू हिम ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ व्हीट।
गेहूं का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है विद इन ए मंथ. इन दिस केस ए पेज द अमाउंट, ए ने अमाउंट पे कर दिया, whereas बी मियरली मेक्स ए प्रॉमिस. मतलब बी ने गेहूं नहीं दिया, ए ने 5,000 दे दिया, बट बी ने जो व्हीट देना था वो नहीं दिया. देयरफॉर द कंसिडरेशन पेड बाय ए इज एग्जीक्यूटेड. ध्यान से सुनना, ये मैं पहले भी कॉन्ट्रैक्ट में स्टार्टिंग में बोला था कि ए की तरफ से काम कंप्लीट है ना, तो बाय ए कंसिडरेशन पेड बाय ए इज एग्जीक्यूटेड, whereas कंसिडरेशन प्रॉमिस्ड बाय बी इज एग्जीक्यूटरी. मतलब ए का काम कंप्लीट, तो ए की तरफ से एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन है, बट बी की तरफ से ये बाकी है, तो बी का प्रॉमिस कंप्लीट नहीं है, इसको बोलेंगे सर एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन. क्या बात समझ में आया सर? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट अलग होता है. हाँ एग्जैक्टली, यूनिलैटरल बाइलैटरल. जब दोनों एंगल से काम बाकी है तो बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट या फिर बाइलैटरल कंसिडरेशन. यूनिलैटरल मतलब एक तरफ का काम हुआ है, एक तरफ का नहीं हुआ है. जैसे यहाँ पर एक की तरफ से काम हुआ है और बी की तरफ से काम बाकी है, तो अगर एक का हुआ है तो उसके तरफ से एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन, यहाँ पर नॉट द कॉन्ट्रैक्ट, एंड बी के तरफ से एग्जीक्यूटरी, कंप्लीट नहीं हुआ है, होगा. ओके, समझ आ रहा है सर? यस सर. एक सवाल था सर, कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये समझा दो ना. हाँ सर, कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. कंसिडरेशन पास्ट का हो सकता है, कंसिडरेशन प्रेजेंट का हो सकता है, कंसिडरेशन फ्यूचर का भी हो सकता है. भाई क्या बोलते हो? ओके, ध्यान से सुनो. द वर्ड्स हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एज कंटेन इन सेक्शन 2 सबसेक्शन डी, जो कंसिडरेशन का डेफिनेशन है, आर रिकॉग्निशंस ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ पास्ट कंसिडरेशंस. पास्ट कंसिडरेशंस को उन्होंने लॉ के अंदर रखा. डॉक्ट्रिन का मतलब होता है लॉ, डॉक्ट्रिन मतलब रूल्स. ओके, in order to support a promise, a past consideration must move by a previous request. It is a general principle that a consideration is given and accepted in exchange for the promise. The consideration, if past, may be the motive, but cannot be the real consideration of a subsequent promise. But in the event of the service being rendered in the past at the request of the desire of the promiser, the subsequent promise is regarded as an admission that past consideration was not gratuitous. सर थोड़ा समझा दो. ओके, ये तो पूरा का पूरा डेफिनेशन था. ए परफॉर्म्ड सम सर्विस टू बी एट हिज डिजायर. ए ने कुछ सर्विस बी को दिया अपने इच्छे से. ए परफॉर्म्ड सम सर्विस टू बी एट हिज डिजायर. आफ्टर ए वीक बी प्रॉमिसेस टू कंपेंसेट ए फॉर द वर्क डन बाय हिम. बी कुछ हफ्ता बाद, आफ्टर सम वीक, बी प्रॉमिस कर रहा है किसको? ए को, कि भाई तुमने मेरे लिए बहुत किया था, मैं तुम्हें कुछ दूंगा. ओके, कंपेंसेट करूंगा. इट इज सेड टू बी द पास्ट कंसिडरेशंस एंड ए कैन शू बी फॉर रिकवरिंग द प्रॉमिस्ड मनी. अगर बाई चांस बी नहीं दे रहा है तो ए बी पे केस कर सकता है. वो आजकल ये फैमिलीज में बड़ा चलता है. वो मानो कि क्या बताऊं, थोड़ा फैमिली ड्रामा बताऊं सर, वो बंगाली हिंदी सीरियल में चलता है. सीरियल्स मैं उतना देखता नहीं, बट कहानी घर घर की, अब क्या बताएं. अब कहानी घर घर की में क्या हो रहा है कि मानो कि जो बहू है, बहू मतलब बेटा का जो बीवी है, वो शादी करके आए हैं, तो पहले जो सासू माँ होते हैं ना, उनके साथ उनका ठीक बनता नहीं है. अब इसका एक कॉमन सेंस है कि वो होता चलता रहता है, सबको पता है कि ये सासू बहू का एक गजब प्रॉब्लम रहता है. तो ठीक है, वो प्रॉब्लम रहने दो. अब प्रॉब्लम है कि पहले उन लोगों के बीच में बहुत झगड़ा झाटी है, किसी भी तरह से एडजस्ट नहीं हो रहा है. किसके साथ? सासू का और बहू का. ठीक है, तो प्रॉब्लम ये हो रहा है कि फिर एक बार ऐसा हुआ कि सासू माँ का तबीयत बहुत बिगड़ गया, और फिर बहू रानी जो है वो अपने सासू माता का बहुत सेवा किया. और जैसे ही सेवा किया, उसके कुछ महीने बाद सासू माँ ने अपने बहू को बोल रहे कि बेटा तूने मेरे लिए इतना कुछ किया, तो मेरा जितना सारा ज्वेलरीज है, जितना सारा जो भी है, मैं सारा का सारा तुझे दे के जाऊँगा. और उसके लिए वो एग्रीमेंट भी बन रहा है. बात समझ रहे हो सर? उसके लिए वो एग्रीमेंट भी बना रहे हैं. और फिर अगर ये सिर्फ मुंह में होता तो शायद इसका प्रूफ ना होता, बट उसके लिए वो बेटी जो है वो भी चालाक निकला, वो भी बहू रानी भी चालाक निकला. बहू रानी बोल रहे कि ठीक है सासू माँ, अब इतना सारा बात अभी इमोशंस पे बोल रहे हो क्योंकि मैंने आपके लिए सेवा किया. अब क्या पता बाद में आप भूल जाओ, अपने बेटियों को सब कुछ दे दो. अब बहू रानी भी एकदम पूरा पेपर लेके रेडी है और अपने साइन करा दिया अपने सासू माँ से. और फिर बाद में जब सासू माँ एकदम तंदुरुस्त हो गया, फिर वो कहने लगा कि नहीं तुमको क्यों दूंगा, तुमने क्या किया मेरे लिए. ठीक है,
मेरा बेटी लोग भी तो मेरे लिए किया है, उनको भी देना है, लेकिन वो हो गया था ना बात, अब पास्ट परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। केस कर सकता है बहुरानी सासू माँ पे, कर सकता है सर। घर घर की कहानी को समझ में आ रहा है? अरे सर ऐसा स्टोरी होता ही रहता है कि नहीं होता रहता? क्या मैंने कुछ जरूरत से ज्यादा बोल दिया या फिर सच में होता है ऐसा कहानी? ऐसा होता है, सही बोल रहे हैं। अरे इनकी को लग रहा है सच में ऐसा होता है, या बाकी सबको लगता है, या बाकी सबको लग रहा है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता? अरे होता है, होता है। आप सब लोग जानते हो, या फिर अगर आप लोग ज़्यादा छोटे हो तो आगे पता चल जाएगा। अरे घर में थोड़ा सा माँ पीसी मतलब बुआ लोग या फिर दादी नानी इन लोग के साथ थोड़ा टाइम बिताओ, आप लोगों को पता चल जाएगा। मैं बचपन में ना मेरा नानी का माँ के सामने बैठ के बहुत स्टोरी सुनता था। वो लोग जो बोलता था मैं उनका वो हाँ हाँ भरता था, इसका क्या हुआ उसका क्या हुआ, बड़ा मुझे बड़ा मज़ा आता था सुनने का। वो कोई अलग बात, वो लड़की जैसा आदत ज़रूर है, बट फिर भी क्या पता कि आज लॉ पढ़ाने वक्त इसका काम आ जाए। कि जिंदगी में कोई भी चीज़ बेकार नहीं होता सर, जब भी कुछ मौका मिले सुनते जाओ और उसको महसूस करते जाओ। ओके सर, चलो। तो पास परफॉर्मेंस चलता है सर, पहले कुछ किया है उसका मुआवजा अभी भरना पड़े तो वो करना पड़ेगा। एक कैश सेल ऑफ गुड्स इज एन एग्जांपल ऑफ प्रेजेंट कंसिडरेशन। ना प्रेजेंट कंसिडरेशन बड़ा सिंपल है कि कैश सेल हुआ अभी, अभी का अभी कंसिडरेशन। अभी आप मोबाइल दुकान में जाओगे मोबाइल खरीदने के लिए, मोबाइल लिए, पैसा दिए, आ गए, कैश कंसिडरेशन प्रेजेंट। द कंसिडरेशन इज इमीडिएटली मेड अगेंस्ट डिलीवरी ऑफ गुड्स। ओके सिंपल, ये पास्ट प्रेजेंट हो सकता है। फ्यूचर कंसिडरेशन तो बहुत सारा है, ठीक है, अभी कर लो फ्यूचर में ये मिलेगा वो मिलेगा, ऐसा बहुत होता है। कंसिडरेशन डिड नॉट बी एडिक्वेट, पॉइंट टू बी नोटेड सर। कंसिडरेशन डिड नॉट बी एडिक्वेट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सर। कंसिडरेशन एडिक्वेट हो ऐसा जरूरी नहीं सर। एडिक्वेट का मतलब, एडिक्वेट का मतलब कोई बता दे, एनीवन? एडिक्वेट का मतलब सर मतलब फेयर और इन प्रोपोर्शन टू व्हाट वी आर गेटिंग, फेयर, हाँ फेयर वैल्यू। मतलब सपोज मानो कि एक ज़मीन है, ठीक है, एक ज़मीन है जिसका वैल्यूएशन है, चलो मैं आपको एक कहानी में बहुत बार आप लोगों को अलग अलग कॉन्सेप्ट में बताया। जैसे मैं सिंगूर का कहानी किसी दूसरे क्लास में आई थिंक बिजनेस एनवायरनमेंट वगैरह में मैं बहुत केस स्टडीज़ के तौर पे यूज़ करता हूँ। सिंगूर में टाटा का एक नैनो फैक्ट्री बनने आया था। अब नैनो फैक्ट्री छोड़ो, टाटा का फैक्ट्री, नैनो क्या सर जरूरी है नैनो बनता? नैनो बनता आज कोई दूसरा गाड़ी बनता। तो सिंगूर में एक फैक्ट्री ऑलरेडी बन गया था, ये अभी भी जाओगे तो आपको दिखेगा सिंगूर में, ठीक है। ये देखो नैनो कार का, ये सिंगूर में ही था। ये देखो डिफीटेड डेवलपमेंट द अबंडेंट सिंगूर टाटा नैनो फैक्ट्री, मैं कुछ भी अलग नहीं बता रहा हूँ। अब पॉइंट क्या है सर, ये जो ज़मीन देख रहे हो ना सर, करीब 600 एकड़ का डील हुआ था, बाद में 400 एकड़ के लिए भी एक डील हुआ था, ठीक है। तो टोटल 1000 एकड़ का ज़मीन था, तो जिसमें 600 एकड़ जो उसका जो 600 एकड़ का जो ज़मीन का जो डील हुआ था, किसके साथ किसका, किसके साथ किसका डील हुआ था सर? टाटा के साथ टाटा विद गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। जिस टाइम पे हुआ था उस टाइम पे कौन थे, ममता दीदी थे क्या? नहीं नहीं सर, ममता दीदी ने तो नैनो को होने नहीं दिया, झगड़ा झाटी करके भगा दिया, फिर टाटा चला गया गुजरात पे, ठीक है। तो ममता दीदी तो होने नहीं दिया था, उस टाइम पे सीपीएम का सरकार था, सीपीआईएम गवर्नमेंट उस टाइम पे वेस्ट बंगाल में था। 34 ईयर्स का राज चल रहा था उन लोगों का। करीब एंड के मोमेंट पे सिंगूर में ये टाटा का फैक्ट्री बनने के लिए उन्होंने 600 एकड़ का जमीन कितने दाम पे दिया था जानते हो? 1 रुपीज़। गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 1 रुपीज़। हाँ वो अलग बात कि जितना सारा ये था मतलब फार्मर्स थे, जैसे कि ये फार्मर्स अगर है, फार्मर्स को जो भी मिला था वो उनका पेमेंट टाटा ने दिया था, कि भाई फार्मर्स का ज़मीन का जो दाम वगैरह है वो टाटा ने दिया था, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट को इसके बदले सिर्फ 1 रुपया दिया था। अब ये तो सीपीएम के लिए और कोई उपाय नहीं था। मैं अगर आपको देन पॉलिटिक्स का बात करूँ उस टाइम का, क्योंकि सीपीएम 34 ईयर्स वेस्ट बंगाल में था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गया था, मतलब डेवलपमेंट तो छोड़ो, सिर्फ पार्टी लेवल में ही काम धीरे धीरे इतना ज़्यादा, सिर्फ पार्टी स्ट्रांग हुआ था, बंगाल धीरे धीरे पीछे ही जा रहा था। तो लास्ट मोमेंट में देन चीफ मिनिस्टर ऑन द टाइम बुद्धदेव भट्टाचार्य, उन्होंने एक लंबा सोचा था, टाटा के साथ एक बहुत ज़बरदस्त डीलिंग किया था। लेकिन ममता बनर्जी उस टाइम पे बहुत ज़ोर शोर से अपना मूवमेंट लिया था, और सीरियसली माँ माटी मानुस के नाम पे उन्होंने तो एकदम
फैक्ट्री बनने के बाद फैक्ट्री को चलाने नहीं दिया सर। फैक्ट्री बन गया था बट चलने नहीं दिया फैक्ट्री को, अलग बात। बट पॉइंट यही है कि 1 रुपीज़ में भी हुआ था, तो एडिक्वेट तो नहीं था ना सर। 600 एकड़ जमीन का वैल्यूएशन 1 रुपीज़ एडिक्वेट नहीं है, बट जरूरी भी तो नहीं है। एज पर लॉ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। बात कुछ समझ में आ रहा है? बात कुछ समझ में आया सर? अब आप लोग बोल सकते हो सर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट मतलब देन गवर्नमेंट सीपीआईएम गवर्नमेंट क्यों दे रहा था 1 रुपीज़ के इसमें? सर एक्चुअली वेस्ट बंगाल का हमेशा से एक प्रॉब्लम रहा है कि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट क्रिएशंस बहुत खराब है। ठीक है, जितना एजुकेटेड यूथ है उसके हिसाब से एम्प्लॉयमेंट क्रिएशंस का सिचुएशंस कंपेरेटिवली बहुत खराब हालत में है। तो टाटा आता तो फिर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता, और वही उनका मेन मुद्दा था उस टाइम पे कि बंगालीज में यूथ लोग बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयड हो रहा था। मतलब पढ़ाई कर रहा है जॉब नहीं है, पढ़ाई कर रहा है जॉब नहीं है, सिचुएशंस खराब हो रहा था। तो सीपीआईएम का एक ही चिंता था कि अगर हम लोग एक अच्छा कोई कंपनी को ला दे तो फिर एक एटलीस्ट एम्प्लॉयमेंट का इश्यूज तो कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट सीपीआईएम ने लास्ट टाइम पे सोचा था, तो वही उनका कंसिडरेशन था कि मतलब ये पॉलिटिकली बहुत बड़ा एक मूव था, लेकिन वो हुआ नहीं। दैट्स अ डिफरेंट इशू, उसमें नहीं जाते और पॉलिटिक्स का बात नहीं करेंगे। बट बदले में टाटा को क्या मिला? टाटा को ज़मीन मिला कोलकाता के बहुत नज़दीक 35 किलोमीटर्स के अंदर, जिसका मार्केट के साथ बहुत ज़्यादा जल्दी कनेक्टेड है। सिटी, इतना बड़ा सिटी मिल जाएगा फैक्ट्री से नज़दीक में। तो ये टाटा के लिए एज ए बिजनेसमैन बहुत बड़ा एक उनके लिए एक बहुत बड़ा कंसिडरेशन था। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर एक दिया है सर, एक promises to sell a house worth rupees 6 lakhs for rupees 1 lakhs only. The adequacy of the price in itself shall not render the transactions void unless the party leads that transaction takes place under coercion, under undue influence or fraud. हाँ सर, 6 लाख का ज़मीन 1 लाख पे, 6 लाख का ज़मीन 1 लाख पे अगर कोई किसी को प्रॉमिस करता है कि हाँ दे देंगे, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि सिंगूर का 600 एकड़ का जमीन 1 रुपए में, आप समझ ही सकते हो, वो भी एक इंडस्ट्रियलिस्ट को, ऑब्वियसली अनएडिक्वेट है, मतलब एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं है, फेयर डील नहीं है। बट अगर किसी को डरा के धमका के, ठीक है, किसी को डरा के धमका के 6 लाख का जमीन अगर आप 1 लाख पे ले रहे हो, उसमें अगर कोअर्शन है मतलब धमकाना है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है मतलब कोई नज़दीकी है उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस जो लीगल नहीं है, फ्रॉड कर रहे हो किसी के साथ, तो फिर ये केस क्या हो जाएगा सर? वॉइडेबल हो जाएगा ना? हेलो, यस सर। वॉइड एंड वॉइडेबल में क्या फ़र्क है? वॉइड का मतलब होता है कि जो कैंसिल हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। और वॉइडेबल का मतलब सपोज एक प्रॉमिस कर, हाँ, ऑप्शंस एट दी ऑप्शंस ऑफ द एग्रीड पार्टी। वेरी गुड सर। मतलब जिसको डरा के धमका के जमीन 6 लाख का 1 लाख का लिया जा रहा है, जो ले रहे हैं उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज आपको जमीन चाहिए मेरे से, आप मेरे को डरा रहे हो, ठीक है, कि भाई 6 लाख का जमीन हमें 1 लाख पे दे दो, तो एग्रीड पार्टी कौन है? मैं। तो अगर मैं बाद में ये केस कोर्ट में जाएगा, ठीक है, अब कोर्ट में जाके प्रूव होगा कि भाई क्या सच में तुम्हें डरा रहा है, क्या सच में तुम्हें धमकाया जा रहा है। अगर सच में ये हो रहा है तो मैं एग्रीड पार्टी हूँ और वो वॉइडेबल से वॉइड हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कोर्ट में बोल दिया नहीं नहीं मुझे डराया नहीं गया, मुझे धमकाया नहीं गया, अगर मैं अपना ओपिनियन चेंज कर दिया तो फिर ये वॉइडेबल से वैलिड हो जाएगा। समझ में आया? ये हाँ, सब चीजें पहले भी हम लोगों ने बात किया था, ये सब मैटर पे कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक में भी बात हुआ था, ये कंसिडरेशंस पे भी बात हो रहा है। परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म। परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट इज वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म। आपको अगर परफॉर्मेंस है तो आपको करना पड़ेगा सर। कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग ड्यूटी। द परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट बाय ए पर्सन हु इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म द सेम कैनॉट बी कंसिडरेशन फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट। मतलब इनसे प्रॉमिस टू पे मनी टू ए विटनेस इज वॉइड। प्रॉमिस टू पे मनी टू ए विटनेस इज वॉइड मतलब अगर आपने किसी को विटनेस बनाने के लिए पेमेंट कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा ना। कोर्ट में गवाही देते हैं ना, हाँ, अनलॉफुल है। कोर्ट में गवाही देने के लिए तुम एक ऐसे लोगों को पकड़ कर लाते हो और उनको बोलते हो कि बोलो कि तुमने देखा था, और बदले में पैसा लेके वो हाँ बोल देता है और एक कहानी बना के बता देता है। ये जज को पता चल जाता है, जानते हो ना, कोर्ट में जो जज होते हैं, जज को पता चल, हाँ, ऑब्वियसली अनलॉफुल है, हाँ, इट्स ऑब्वियसली अगेंस्ट लॉ एंड दिस इज एग्जैक्टली एकदम वॉइड फ्रॉम द इनिशियल स्टेज।
ठीक है, तो यहाँ पर वही बोल रहे हैं, परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म। अगर कोई विटनेस है तो उसको वो काम करना पड़ेगा। ठीक है, कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी द परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग ड्यूटी। जो आपका ड्यूटी है वो आपका मतलब जैसे आजकल फिर से एक कंट्रोवर्शियल बात, लेकिन क्या करें सर, मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट रुको। कंट्रोवर्सी इसलिए हो जाता है थोड़ा बहुत क्योंकि चल रहा है। अब मैं क्या करूँ सर, फैक्ट बता रहा हूँ। गवर्नमेंट ऑफिस इन इंडिया, इंडिया में गवर्नमेंट ऑफिस में क्या चलता रहता है? आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में विजिट करो, देखने में कुछ ऐसा ही होता है सर, मैं कोई एकदम झूठ नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पर आई डोंट नो कितना ऑनेस्ट वर्कर है, कितना ऑनेस्ट स्टाफ है यहाँ पर, आई डोंट नो सीरियसली, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस पे। जब भी गया हो, मतलब कोई भी काम करवाने के लिए, बिना ब्राइब का तो काम हुआ ही नहीं है। पॉइंट इज दैट, बिना ब्राइब का बात बना ही नहीं है। और मैं जब भी किसी से सुनता हूँ तब भी मैं सुना हूँ कि प्रॉब्लम है। अब पॉइंट यही है कि आप अपने काम जो करते हो उसके लिए सरकार आपको पेमेंट करता है, और आप बोलोगे कि नहीं नहीं काम कर देंगे लेकिन बदले में मुझे कुछ देना पड़ेगा, तो ये कोई का बात थोड़ी ना हुआ। तो इसीलिए यहाँ पर बोल रहा है परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म। अगर आप कोई काम लीगली वो बाउंड टू परफॉर्म हो तो फिर उसके लिए कंसिडरेशन किस बात का? सरकार तो आपको देते हैं आपके काम के लिए। जैसे एक चीज बताऊं, आप लोग शायद सब कनेक्ट कर सकते हो, जो लोग स्कूल में टीचर है, बात को समझना, स्कूल टीचर्स चाहे सरकारी हो या प्राइवेट स्कूल हो, अगर वो स्कूल टीचर्स है, स्कूल टीचर्स बाद में स्टूडेंट को बोलता है कि आप बाद में मेरे पास आके पढ़ लेना। क्या मैं सही बोल रहा हूं सर? यस Yes. तो आप लोग मुझे एक चीज बताओ कि अगर कोई स्कूल टीचर अपने स्टूडेंट को बोलता है कि आप बाद में मेरे पास आके पढ़ लेना, या फिर यहाँ इतना मैं नहीं समझा पाऊंगा, उसके लिए मेरे घर में आके पढ़ना पड़ेगा, तो क्या ये सही बात बोल रहा है? नो सर। No, sir. क्योंकि स्कूल में जो लोग टीचर्स है, चाहे प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो, और ये एक ट्रेंड है अभी वेस्ट बंगाल में। अगर आप ध्यान से देखो, मैं अपने स्टेट के बारे में ज़्यादा जानता हूँ, इसलिए मैं अपने स्टेट के बारे में कॉन्फिडेंस के साथ बात करता हूँ। किसी दूसरे स्टेट में क्या हो रहा है आई डोंट नो एग्जैक्टली, रियलिटी क्या है हमेशा। हाँ, थोड़ा बहुत जानता हूँ बिहार में क्या चल रहा है, मणिपुर में क्या है, आसाम में क्या है, आई नो लिटिल बिट, बट ये तो मेरा आंखों देखी है, दैट इज़ वाई। तो स्कूल टीचर्स बाद में प्राइवेटली ट्यूशन दे रहा है, ठीक है, वो ऐसे तो प्राइवेट ट्यूशंस देना स्कूल टीचर्स के लिए या कॉलेज प्रोफेसर्स के लिए इलीगल है, मैं आपको बता दूं, वो नहीं दे सकता। इसका मेन रीजन ये है, वो किसी को बुला के एक्स्ट्रा क्लास दे सकता है, बट बदले में वो कंसिडरेशन नहीं मांग सकता, वो अलग बात। प्राइवेट ट्यूटर नहीं बन सकता स्कूल टीचर्स। अब सवाल ये है कि क्यों, अब ये लोग तो क्या करते हैं ना, स्कूल में नहीं पढ़ाते, बाद में ट्यूशन पढ़ाते हैं, मतलब एक्स्ट्रा। यहाँ पर इनको 60,000 का सैलरी मिल रहा है, कॉलेज प्रोफेसर को 80,000 का सैलरी मिल रहा है, फिर भी उनको एक्स्ट्रा क्लासेस दे, मतलब ट्यूशंस देना है, मतलब ये तो बदमाशी है सर। या तो आप जो जानते हो आप क्लास में सिखाओ ना वो सब चीज़ें, क्यों क्यों स्टूडेंट को आप ठगते हो, क्यों चीट करते हो आप? ये तो एक तरह का अंडी इन्फ्लुएंस होता है ना, कि अगर तुम मेरे पास नहीं पढ़ोगे तो क्लास टेस्ट में मार्क्स नहीं देंगे। हेलो, अगर Yes, वो sir. स्कूल टीचर के पास स्टूडेंट नहीं पढ़ता है तो उसको मार्क्स नहीं मिलता। क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर? Yes, sir. यस Yes, ये सर। अंडू sir. इन्फ्लुएंस नहीं, और जो पढ़ता है उसका मार्क्स बढ़ा देता है हाँ जो 90%। पढ़ता, हाँ, लेकिन वो उतना देर तक ही बढ़ता है सर, बोर्ड में कुछ नहीं हो पाता, वो सिर्फ टेस्ट का मार्क्स बढ़ता है, सिर्फ टेस्ट का मार्क्स बढ़ता है। मतलब एक टेस्ट अरेंजमेंट का बात हुआ था पहले, तो ये टेस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं था 10-20 साल पहले। मतलब सरकार ने सोचा कि क्यों ना वीकली मंथली टेस्ट लिया जाए स्टूडेंट का, ठीक है, तो उसमें भी करप्शन। अब बताओ कि भाई टेस्ट का मार्क्स तो फाइनल के साथ ऐड किया जाएगा, उसमें भी करप्शन चालू कर दिया। तो क्या मतलब है, स्टूडेंट को फ्यूचर के लिए को क्यों खेलते हो, समझ में नहीं आता सर। और क्योंकि टीचर है ऐसा ही, और पेरेंट्स लोग भी ना दिमाग खराब करके बैठा हुआ है, मैं देखता रहता हूँ ना, मतलब ऑल रेस्पेक्ट टू दी ऑल दी पेरेंट्स, सीरियसली सभी कोई पेरेंट्स है, मेरा माँ बाप भी पेरेंट्स है, मेरे भी भाई बहन है, उनका भी माँ पापा है, मतलब देयर आर ऑल पेरेंट्स। तो पेरेंट्स भी पागल हो रहा है, वो भी पागल हो रहा है कि अपने बच्चों को लेकर क्या करे, कंफ्यूज्ड, टोटल कंफ्यूज्ड।
एक सिंपल एजुकेशन का जगह कोई अगर हम लोग कंफ्यूज कर दे ड्यू टू अनड्यू इन्फ्लुएंस के मैटर पे, क्योंकि टीचर्स है, पोजीशंस पे है, इजीली इन्फ्लुएंस कर सकता है, इजीली इन्फ्लुएंस कर सकता है, क्योंकि वो पोजीशंस पे है, बहुत क्लोज पोजीशंस पे है। अब ये प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है सर। अगर सोसाइटी आगे बढ़ता है तो उसके पीछे भी मेन रीजन टीचर्स होते हैं, और अगर सोसाइटी नीचे जाता है ना तो उसके पीछे भी समझ लो कि सब डब्बा टीचर, घोटाले वाला टीचर्स का संख्या बढ़ रहा है डे बाय डे। और जितना डब्बा टीचर्स और घोटाले वाला टीचर्स सोसाइटी में बढ़ता जाएगा, इंक्लूडिंग मी, आई एम ऑल्सो टीचर इन द सोसाइटी, तो अगर ऐसा बढ़ता जाएगा तो आप समझ लो, अगर मैं भी उनमें शामिल हो जाऊं, मैम भी उनमें शामिल हो जाए, तब तो बस खत्म, धीरे धीरे सब खत्म। क्या बनेगा सोसाइटी? कुछ नहीं बनेगा। कंसिडरेशन में क्या मिलेगा? बाबा जी का ठुल्लू। कंपनी तो छोड़ो, कोई नहीं आएगा। क्यों आएगा सर? किसी को कुछ आता ही नहीं है। उनको तो मतलब स्कूल टीचर्स के पास ट्यूशन लेने का मार्क्स मिला था, फिर कंपनी में इंटरव्यू देने जाएगा, 95% मार्क्स देखेगा, पूछेगा कभी इतना मार्क्स और नॉलेज कुछ नहीं, वो क्या बोलेगा उस टाइम पे? वो सर स्कूल टीचर्स के पास पढ़ते थे ना, इसलिए मार्क्स ज्यादा आ गया था। सर क्या मैं बहुत गलत बात कर रहा हूँ क्या? ना दादा। नो ना सर। सर। इसका मतलब ये नहीं कि सभी नहीं, का ऐसा नहीं, होता है। नहीं बोल रहे। जो सच में मेहनत करके मार्क्स लाते हैं उनको तो सर, जो मेहनती है, जो ऑनेस्ट है, उनको कोई नहीं रोक सकता दुनिया में। मैं आपको बताता हूँ, कोई नहीं रोक सकता। ऑनेस्ट इंसान और जो मेहनती है उसको रोकने वाला कोई नहीं होता। हाँ, उनका रास्ता थोड़ा टफ होता है, मतलब जब आप बाकियों के साथ कंपेयर करो ना, रास्ता टफ होता है। और जिसका जो ज़्यादा टफ रास्ता निकल के आगे बढ़ते हैं ना, वो हमेशा टॉप में पहुंचते हैं, ये आप समझ लीजिएगा। लेकिन हाँ, उसमें आपको कांटा बहुत चुभेगा, क्योंकि आपके सामने दिखेगा ना, अरे भाई ये तो कुछ नहीं किया, इसको भी मिल गया, उसने तो कुछ नहीं किया, उसको भी मिल गया, मैं इतना मेहनत करता हूँ मुझे कुछ नहीं मिला। उसको दुख बहुत होता होगा, बट गारंटी है सर, जो मेहनत के साथ, ऑनेस्टी के साथ रहेगा, वो इतना ऊंचाई में पहुंचेगा ना। ये शायद सुनने में लग रहा है कि भाषण जैसा, बट अगर आप थोड़ा हिस्ट्री में भी चले जाओ ना, जो भी इंसान दुनिया में कुछ किया है, जो भी कुछ बड़ा हुआ है, वो ऑनेस्टी के साथ है, वो सच्चाई के साथ है, तो वो कुछ पोजीशंस पे है। अगर कोई बोलेगा कि नहीं सर पैसा ही सब कुछ है, तो फिर आपको जो मर्जी करो आप। पैसा के साथ अगर सम्मान नहीं चाहिए आपको, तो फिर इट्स ओके, इट्स फुल्ली अप टू यू, आप सिर्फ पैसा कमाओ, नो प्रॉब्लम। मतलब एक्चुअली सोसाइटी में आजकल मेजरमेंट यही होता है सर, किसका ज़्यादा पैसा है, किसके पास कितना गाड़ी है, किसके पास कितना सुंदर घर है। इफ मेजरमेंट क्राइटेरिया इज दिस, जैसे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मेजरमेंट होता है ना, अगर मेजरमेंट क्राइटेरिया ये है, तो फिर वो आपकी मर्जी। बट अगर आप चाहते हो कि विथ प्रॉपर पैसे के साथ साथ आपके पास रेस्पेक्ट भी हो, तो आई थिंक आपको कुछ अलग लेवल पे सोचना चाहिए। अब देखो सर, कैसा इंडिया बनाना आप चाहते हो और मैं चाहता हूं, मैं भी पार्ट हूं इसका। कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूसरी। ओके, रियल होना चाहिए। चलो सर आ जाओ, थोड़ा सा मैं बोल दिया, वो बोलते बोलते पॉइंट के साथ मैच कर गया। कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूसरी, मतलब ए मैन प्रोमिसेस टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक। अरे सर, वो आप लोग अली बाबा 40 चोर जानते हो? हम लोग बंगाली में इसको बोलते हैं सर मर्जिना अब्दुल्ला, जानते हो सर? अली बाबा 40 चोर या फिर मर्जिना अब्दुल्ला का कहानी यस पढ़े हो सर। सर? हाँ, उसमें वो है क्या सर। बोलते हैं सर? हाँ, वो हिंदी में इसका डायलॉग है सर, खुल जा सिम सिम, उसको बहुत कुछ मिलता है। जंगल में जाता है, खुल जा सिम सिम बोलता है, और उसको ट्रेजर मिलता है सर, सोना, रूपा, हीरा, क्या जानते हो कि नहीं? और बंगाली में क्या बोलते हैं सर? किसको पता है बंगाली में? चिचिंग फाक। चिचिंग फाक, वेरी गुड सर। बंगाली में इसको बोलते हैं चिचिंग फाक। ऐसा बंगाली कहानी में इसी तरह से बोला गया है, वही सेम कहानी से लिया गया, अली बाबा 40 चोर से ही लिया गया, चिचिंग फाक। ओके, फिर वो एक बार भूल जाता है, फिर वो बोलता है आलू फाक, फिर बोलता है झींगे फाक। हाँ, तो फिर वो एक्चुअली भूल जाता है चिचिंग फाक, फिर उसको वो दरवाज़ा नहीं खुलता। तो अगर कोई आपको बोल दे कि ऐसे चिचिंग फाक बोल के या फिर खुलजा सिम सिम बोल के आपको मतलब डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक, ठीक है, ब्रिंगिंग द डेड पर्सन्स टू लाइव अगेन, ठीक है, दिस ट्रांजैक्शंस कैन बी सेड टू बी वॉइड एज इट इज इल्यूसरी। या फिर अगर कोई गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को बोल रहा है, या फिर बॉयफ्रेंड अपने गर्लफ्रेंड को बोल रहे हैं कि तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, बोलते हैं ना सर गाने में, हाँ, तुम जो कह दे तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, इन हवाओं में मोड़ लाऊंगा मैं, ऐसे बोलते कि नहीं बोलते? अब चांद तारा थोड़ी ना तोड़ लाएगा कोई, हाँ, रोटी लाके दो भाई, खाना खिला दो,
या फिर छोटा सा ट्रीट दे दो, चांद तारा तोड़ के लाने का वादा करता है। अलग बात सर, वो तो इमेजिनेशन है वो एक, लेकिन इसको कोई सही ना मान ले तो बेसिक पॉइंट है सर, कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूशरी। क्या पॉइंट क्लियर है सर? एक्चुअली इस तरह का केस होता है तभी लॉ को भी लिखना पड़ता है, तभी लॉ को भी लिखना पड़ता है। वो आप लोग ये एक ब्लू व्हेल बोल के गेम आया था जिसमें लास्ट में कोई सुसाइड करता है, ऐसा कुछ कितना सारा सुसाइड केस आया था ब्लू व्हेल गेम में, याद है? यस, बहुत सर सारा ଆପଣ गेम କହିଲେ आता ମୋମो हाँ हाँ, क्या होता था? क्या होता सर था? ब्लू व्हेल गेम मोमो होता था। 100 आप एक जन बताओ, एक सर जन अगर आपको जीतना है तो आपको सुसाइड करना होगा। अगर जीतना है तो सुसाइड करना होगा, और वो बंदा रियल में नहीं, सुसाइड जितना कर है गया। तो सुसाइड नहीं करना होगा। ওটা লাস্ট वो রাউন্ডে গিয়ে टास्क ওইটাই देता ছিল था তোমার कि টাস্ক, आपको ये टास्क करना লাস্ট है। রাউন্ডের টাস্ক ওটাই ছিল। अच्छा अच्छा, मतलब लास्ट टास्क कोई होता था कि सुसाइड करना है, और वो बंदा सच में सुसाइड कर लेता था। मतलब कितना इल्यूसरी है, समझ लो आप लोग। हाँ, मतलब कितना इल्यूशन पैदा करता है लोगों के दिमाग में। अब क्या बता सकता, मतलब फ्रीडम टू स्पीच है, फ्रीडम टू वर्क है, तो फिर कुछ भी करेगा क्या? हाँ, फ्रीडम का मतलब ये नहीं है। ओके चलो, कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। मतलब ऐसा कुछ ना करो जो इमोरल हो, जो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी हो। Only presence of consideration is not sufficient, it is must be lawful. Anything which is immoral or opposed to public policy cannot be valued as valid consideration. ABC Limited promises to give job to Mr. X in a government bank against payment of 50,000. ऐसा चलता रहता है, ये भी सोसाइटी में बहुत चल रहा है कि सरकारी ऑफिस में काम करता है तो बगल वाला पड़ोसी आके बोलता है कि मेरा बेटा को लगा दो ना अपने कंपनी में, तो फिर बगल वाला बोलता है कि भाई 5 लाख दे दो, लगवा देंगे। होता है कि नहीं होता? ये ऐसे ऐसा बोलता है। आप सिर्फ एग्जाम में बैठ जाओ, ऐसे बोलता है, आप एग्जाम में बैठ जाओ, एक इंटरव्यू मैं देख लूंगा, बोलता है ना? यह सब होता है पैसा लेकर। यस, हाँ, इलीगल है सर, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। ऐसे लोगों को तो मार मार के ना, मतलब 14 साल का जेल कर देना चाहिए। नहीं करना चाहिए सर, ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब सीरियसली इसी तरह से तो एक्चुअली सब बर्बाद होता है, और सब लॉ में लिखा हुआ है। कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, ये सब लिखा हुआ है लॉ में। बट क्या है ना, वही हमें पता है धर्म क्या है, बट हम धर्म का पालन नहीं करते। वी नो व्हाट इज द रूल एंड व्हाट इज द रिलीजियन, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, बट वी डोंट फॉलो दिस। यही तो प्रॉब्लम है हम लोगों का। एग्जैक्टली तो कंसिडरेशंस का क्या क्या कॉन्सेप्ट था आप लोगों ने देख लिया। शूड बाय ए थर्ड पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसको बताऊंगा। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कुछ ऐसे केसेस आएगा जिस केस में आपको यही बताने वाला हूँ कि थर्ड पार्टी कब केस में केस शू कर सकता है। मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ, आप घर में एक बार रीड कीजिएगा। ये जैसे यहाँ पर बता रहे, पी हु इज इंडेप्टेड टू क्यू, पी ने क्यू से उधारी लिया था, पी ने क्यू से धार लिया था, सेल हिज प्रॉपर्टी टू आर। पी हु इज इंडेप्टेड टू क्यू, मतलब पी ने क्यू से उधार था, मतलब पी का उधारी था क्यू के पास, लेकिन पी ने प्रॉपर्टी सेल किया आर को, एंड आर प्रोमिसेस टू पे ऑफ द डेप्ट अमाउंट टू क्यू। अब आर बोल रहा है कि वो क्यू को पेमेंट कर देगा। इफ आर फेल्स टू पे, देन इन सच ए सिचुएशंस क्यू हैज नो राइट टू शू, एंड आर इज ए स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट। The aforesaid rule that stranger to a contract cannot sue in is known as the doctrine of privity of contract. Stranger of a contract cannot sue नहीं कर सकता, इसी को doctrine of privity of contract कहते हैं। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इससे ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा करूंगा विथ और एग्जाम्पल एंड केस स्टडीज के साथ। तब तक आप एक बार घर में ज़रूर इस पॉइंट को गो थ्रू कीजिएगा, ठीक है? ऐसे कंसिडरेशंस का जो भी मेन एरिया था मैंने कवर कर दिया। कुछ सवाल हो रिगार्डिंग टुडेज क्लास तो कर लो। कुछ पूछना चाहते हो या समझ में आया कि नहीं वो भी बता दो सर। अयन, साहिल, विश्वजीत, इंकी, निबिड़, क्लियर है ना सबको? श्रवण ने हाँ सर, सर, यस सर, क्लियर है। Yes, sir. एक एग्जांपल Yes, क्लियर नहीं sir. हुआ था, कौन सा एग्जाम्पल हो गया? तो जो आपको बोले थे वही कंसिडरेशन का। वो स्टार्टिंग वाला। अजय अजय गारंटी देता है पैसा पेड करने की, पेड करेगा। हाँ, और भुवन का था ना, भुवन का और चैतन्य का, वो एग्जांपल। मतलब वो देखो कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है कि सपोज मानो कि आप किसी को बोलते हो, ठीक है,
आप किसी को बोलते हो कि भाई तुम उसको पेमेंट कर दो, तुम उसको वो प्रोडक्ट दे दो, एक वो बोल रहा है, मतलब सपोज आप अपने दोस्त को बोलते हो, ठीक है, इंकी अपने एक फ्रेंड को बोलता है जिसका नाम है पिंकी, ओके, अब इंकी पिंकी को बोल रहा है कि, और पिंकी के साथ रिंकी भी है, अब इंकी पिंकी रिंकी, ठीक है, एग्जाम्पल है, सुन लो, तो इंकी पिंकी रिंकी है, अब पिंकी रिंकी को बोल रहा है कि भाई मैं तुम्हें गुड्स दे दूंगा, 1 महीना बाद पैसा मिलेगा, और बदले में इंकी बोल रहा है रिंकी को कि ठीक है तुम उसको सेल, पिंकी को बोल रहा है कि तुम उसको सेल कर दो, पैसा मैं दे दूंगा, ठीक है, ऐसा तो हो सकता है। अब इसमें कंसिडरेशन क्या हो रहा है, इंकी मतलब जिसको गुड्स मिल रहा है उसको गुड्स मिल जा रहा है, और जो बंदा सेल कर रहा है उधारी में, उसको भी समझ में आ गया ना कि ठीक है मैं उधारी में सेल कर रहा तो क्या बता, बट मुझे तो बोला है पेमेंट मिल जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? मतलब कंसिडरेशन क्या है, कंसिडरेशंस में अगर आप किसी को कोई चीज सेल करते हो तो आपको चिंता ये हो जाता है कि पेमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उधारी का सेल में, लेकिन अगर कोई गारंटी लेता है कि भाई पेमेंट मिल जाएगा तो फिर किस बात का चिंता। बैंक गारंटी सुने हो, बैंक किसी बंदे को लोन देता है, बैंक किसी बंदे को लोन देता है और बोलते हैं गारंटर ढूंढ के लाओ, जानते हो गारंटर क्या होता है? यस सर, हाँ सर, जो अगर लोन पे नहीं करेगा थर्ड तो जो पर्सन गारंटर लायबिलिटी डिस्चार्ज करोगे। हाँ एग्जैक्टली, अब बैंक उसको देख के बैंक खुश हो जाते हैं, तो बैंक का कंसिडरेशन क्या हो जाता है कि अगर बाई चांस इससे पैसा नहीं मिला, गारंटर को पकड़ूंगा, फिर गारंटर का प्रॉपर्टी लिया जाता है सर, गारंटर का प्रॉपर्टी लिया जाता है, ये रूल्स है, यही कंसिडरेशन वाला रूल यही वाला है, समझ में आया ना? यस सर। चलो सर, ऐसे बोलते बोलते काफ़ी सारा चीज़, मैं इसीलिए तो बोलता हूँ सोचा करो, खुद का भी कुछ सोच होना चाहिए, मतलब हर चीज़ का हमेशा शायद आपको फटाफट जवाब कभी भी सेटिस्फेक्शन वाला ना भी मिल सकता है, बट कभी खुद से भी सोचोगे ना तो ये इसमें आपका नॉलेज और एनहांस करेगा। ओके सर, कोई बात नहीं, आराम से, जिसके पास नोट्स नहीं है मैं शेयर करता हूँ, आप लोग आराम से घर में इसको रेडी करो और कंसिडरेशन को एकदम नक्की कर लो सर, ठीक है? चलो फिर बाय टुडे, टाटा। बाय अगर यहाँ सर। पर बाय सर। अगर यहाँ पर कोई है जिसका फाइनेंस का क्लास है, अगर कोई बाय सर। हाँ बाय टाटा, फाइनेंस का क्लास किसी का है तो 7:30 बजे होगा, अगर कोई यहाँ पर है तो।